ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है प्रेगनेंसी, स्पर्म काउंट, कैंगन वाटर। इसको लाइव कर दिया है मैंने। इसको लाइव कर देते हैं, इसको चैट में डाल के टू एवरीवन इसका लिंक जो है ये आ जाएगा, सभी को शेयर हो जाएगा। लिंक इसका आ चुका है और इसको हम बंद कर देते हैं। लिंक चेक कर लेते हैं। CKOA। ठीक है, लिंक सही है। लिंक आ चुका है, अब हम यूट्यूब से बाहर आ जाते हैं। ठीक। तो आज हम जिस टॉपिक पे दोस्तों बात करने वाले हैं, ये टॉपिक मेरे को लगता है शायद इसको 2 या 3 दिन लगेंगे इसको पूरा लेने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको पूरा लें। तो ये जो जो भी हमारा लाइफ स्टाइल हमारा जो चेंजेस हुआ है, जिसके कारण जो है हमारा स्पर्म्स काउंट जो है कम हुआ है। स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, क्यों स्पर्म काउंट कम होने से क्या होता है, क्यों हमें चिकित्सा परामर्श की जरूरत है, वो कौन से ऐसे भोजन है जिससे स्पर्म काउंट बढ़ता है, वो कौन से ऐसे भोजन है जिससे स्पर्म काउंट कम होता है, स्पर्म काउंट की क्या भूमिका है, और इन सब चीज़ों पे लेके ये आज हमारा जो सेशन है, सेमिनार है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ हम खा सकते हैं जिससे हमारा स्पर्म काउंट विदिन 2 मंथ्स जो है बढ़ जाए, और इतना बढ़ जाए कि हमें जो है किसी भी प्रकार के जो कई बार, क्योंकि मेल पुरुष नपुंसकता के कारण आईवीएफ करना पड़ता है दोस्तों। तो पुरुष नपुंसकता के कारण हो सकते हैं, जहाँ स्पर्म बन रहा है, वो स्पर्म जो है वीर्य के साथ आ नहीं रहा है। तो अभी तक तो हमें यही पता था कि जो है स आईवीएफ जो होता है वो स्त्री में कोई कमज़ोरी है वो इसलिए किया जाता है। लेकिन टोटल अगर हम बात करें तो 30% मर्दाना कमज़ोरी और 30% महिला में कमज़ोरी, तो दोनों मिला कर जोड़ भी अगर कर दिया तो 60% कमज़ोरी होती है। लेकिन जो शेष 40% है, जिसको कहते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी, मतलब दोनों की रिपोर्ट्स अच्छी हैं, सही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है कंसीव नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, जो है पुरुष पिता नहीं बन रहा है, स्त्री माँ नहीं बन रही है। तो इसका कारण क्या है कि ऐसा क्या भोजन ले रहे हैं, ऐसा क्या लाइफ़स्टाइल है? तो इन सब चीज़ों को लेके आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हम लाइफ़स्टाइल का कितना जो फ़र्क है, और लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ कैंगन वाटर का इसमें क्या क्या रोल है? कैंगन वाटर के वोल्टेज का क्या रोल है? कैंगन वाटर में डूबी हुई संतप्त सब्जियों, भाजियों का इसमें क्या रोल है? तो इन सब चीज़ों पर जो है आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सो जो है हम पीपीटी हमारा शेयर करते हैं, जो भी है। हाँ, ना स्लाइड दिख रहा है सभी को? जी दादा, दिख रहा है, दिख रहा है। तो प्रेगनेंसी एंड कैंगन वाटर, ये स्लाइड, ये टॉपिक है, ये लंबा चलेगा। साथियों, ये जो टॉपिक है, हमने सोचा था कि इसको एक बार में ख़त्म करेंगे, लेकिन जो है इसके कंटेंट इतने ज़्यादा हैं कि ये मुश्किल है कि हम इसको जो है, क्योंकि ये 30 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा जो है स्लाइड्स चलाई नहीं जा सकती, क्योंकि जो है ये डिमांड ही है इस सब्जेक्ट की ऐसी कि ये 40 मिनट में ख़त्म किया जाए और 40-40 मिनट के ही सत्र हों। सो जो आज हम जो है पुरुष से जो रिलेटेड बातों को ले रहे हैं कि
अगर कहाँ डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट या तो स्त्री में होगा या पुरुष में होगा या दोनों में होगा, या फिर दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल होगी तो भी बच्चा नहीं होगा। तो तीनों ही केसेस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहली जो स्लाइड है कि भाई सबसे जो पहला आता है कि हस्त मैथुन से स्पर्म काउंट कम होता है क्या? क्योंकि स्पर्म काउंट जो है वो अगर कम होगा तो बच्चा, वो व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता, वो सेक्स कर सकता है लेकिन बच्चा नहीं पैदा कर सकता। तो हाँ, टीनेज में अगर हस्त मैथुन किया जाए और आगे चल के स्पर्म काउंट में गिरावट आती है, कम हो जाता है। अगर ये जो अवस्था है, टीनेज की जो अवस्था है, जब बच्चे 9th 10th 11th 12th में जो होते हैं, इस समय अगर वो बच्चे हस्त मैथुन करते हैं और अनावश्यक तरीके से वीर्य को निकालते हैं, तो ये वीर में वो जो गर्मी, वो जो रगड़ के कारण वो जो हीट जो पैदा होती है, उस हीट के कारण जो होता है, लिंग डैमेज होता है, खराब होता है, टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है। और जो स्पर्म्स जो होते हैं, वो भी उस हीट के कारण जो होते हैं, आपका स्पर्म काउंट धीरे-धीरे, अगर ये आदत में बदल गया, वो कम होने लगता है। और जब आपको वास्तव में स्पर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप देखेंगे कि आपका वीर्य तो निकल रहा है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं है, मतलब शुक्राणु नहीं है, जिसको हम स्पर्म कह रहे हैं, उसी को हिंदी में जो है हम शुक्राणु कहते हैं। तो वीर्य तो निकल रहा है लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं बचे कि वो किसी नए चेतना को ला सके इस पृथ्वी पर। सो ये जो है चीज़, ये रुकना चाहिए। ये जो इस प्रकार की अगर गतिविधि बच्चे करते हैं, तो उनको रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है, ये जो गतिविधि है, वो आगे जाके जो है एक बहुत बड़े जो है डिज़ास्टर को जन्म दे सकती है। आप अ, बच्चा पैदा करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएँगे, फिर आपको बहुत सारे मेडिकल प्रोसेस के थ्रू गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि आपने हीट से उस पूरे ऑर्गन को डिस्टर्ब कर दिया। तो वो ऑर्गन कैसे डिस्टर्ब होता है, ऐसा करने से उसको भी हम आगे वीडियो में सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ज जिनके भी घरों में बच्चे हैं जो 9th 10th 11th 12th में हैं, अगर उनको जो है अवेयरनेस जो है, एक ये जो स्लाइड्स हैं, ये अवेयरनेस का भी काम करेंगी कि हम उनसे बात करें, इंटरैक्ट करें, अवेयर करें, क्योंकि कैसे उनको भविष्य में जब वो दाम्पत्य जीवन में बंधेंगे तो कैसा उनको समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी से बचें, और इसके लिए भारत में योग है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज़ है। आप उस एनर्जी को कैसे रूपांतरित करते हैं, इसके बारे में पूरा एक शास्त्र है, पूरा एक इतिहास है, एक बहुत समृद्ध देश में हम हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर भारत में बच्चे करते हैं, हमारे परिवारों में, तो उनको रोका जाना चाहिए। नहीं तो फ्यूचर में जब उन्हें वास्तव में इस स्पर्म की ज़रूरत पड़ेगी, इन शुक्राणु की ज़रूरत पड़ेगी, वो पाएँगे कि वो इतने कम हैं कि अब कोई चारा ही नहीं बचा। दूसरे मेडिकल प्रोसेस, आईवीएफ, आईयूआई, उस प्रकार के जो बहुत सारे मेडिकल टर्म्स हैं, उसमें हमें जाना पड़ता है। सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन जो है, वो इसकी जो है सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस से ये चीज़ों को रोका जा सकता है। सेकंड स्लाइड हम लेते हैं। आजकल लोग एक तो विवाह नहीं करते, विवाह करते हैं तो कोई आईटी सेक्टर में है, तो कोई बहुत ज़्यादा बिज़ी है, जॉब में है, या अभी प्लान नहीं करना चाहते। तो आजकल जो है एग फ्रीज़िंग और स्पर्म फ्रीज़िंग, इन 2 चीज़ों का आजकल चलन बढ़ा है। मतलब जैसे ब्लड बैंक होती है, जैसी आपकी फाइनेंशियल बैंक होती है जहाँ आपके खाते खुलते हैं, उसी प्रकार से कोई भी महिला या कोई भी पुरुष, अगर वो विवाह अभी नहीं करना चाहता या लेट करना चाहता है, या विवाह कर लिया है लेकिन अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, तो स्त्री अपने अंडों को फ्रीज़ कर सकती है। समझो किसी का विवाह 22-23 साल की उम्र में होता है और वो अभी नहीं चाहते बच्चा, वो 30-35 साल की उम्र में चाहते हैं। लेकिन वो जब उस उम्र में जो वो जब हो जाएँगे और जब वो नेचुरली कंसीव करना चाहेंगे, जब उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, और स्त्री में अंडे भी कम होते हैं, पुरुष में शुक्राणु की संख्या भी कम होती है। इसके लिए लाइफ़स्टाइल भी ज़िम्मेदार होती है, और जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं, उस लाइफ़स्टाइल में हम देखते हैं कि जो है, अगर हम लेट उम्र में सोचें, 35-36 साल की उम्र में अगर हम सोचें कि हमें जो है बच्चा चाहिए, तो जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि शादी के बाद इमीडिएट बच्चा हो गया, लेकिन सेकंड उन्होंने प्लानिंग की, प्लानिंग नहीं थी, बच्चा जो है प्रेग्नेंट कंसीव हुआ, उन्होंने अबॉर्ट कर दिया कि हम हमारे हिसाब से प्लानिंग से करेंगे, लेकिन उम्र हो गई, और उम्र होने के कारण जो है दोनों इतने वीक हो गए कि अब वो चाह के भी दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। सो एक टेक्नीक है जो यूज़ की जाती है, जो आईवीएफ सेंटर्स होते हैं, जैसे ब्लड बैंक होते हैं, वैसे ये इस प्रकार के बैंक्स होते हैं जहाँ पर स्त्री के अंडों को आप उसी उम्र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आप 22 साल की हैं, 23 साल की हैं, पुरुष जो है 25-26 साल का है, तो उसी समय उन स्पर्म्स को और उन अंडों को जो है फ्रीज़ किया जाता है। पुरुष के जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनको तो ₹5000 उसका तो टोटल चार्ज लगता है। लेकिन स्त्री के जो अंडे होते हैं, उन वो डेलिकेट होते हैं, तो उनको प्रिज़र्व करने के लिए करीब-करीब ₹1.5 लाख का खर्चा आता है। हर साल इसका रिन्यूअल होता है। अब ये 10 साल का आता है कि ये आपका 1 साल का आता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। ये हो सकता है डिफरेंशिएट करे, जो
जो भी बैंक है उसकी क्वालिटी के हिसाब से वो डिफरेंशिएट करेगा कि जो जो भी ये बैंक है जो इस प्रकार से इसको प्रिजर्व करती है अंडों को और शुक्राणु को, उसका स्तर क्या है। लेकिन जो है स्त्री में खर्चा ज़्यादा आता है अंडों को प्रिजर्व करने में, और शुक्राणु को प्रिजर्व करने में बहुत मामूली सा खर्चा 5-1 हज़ार रुपए आता है। तो जो लोग भी जो है आईटी सेक्टर के लोग हैं, या जो बड़े-बड़े शहरों के जो कपल्स हैं जो विवाह के बाद अभी कुछ रुकना चाहते हैं, उनको सबसे पहले इस एज में, जब उनकी अभी एज है वो हेल्दी है, अपने एग्स को और पुरुषों को अपने शुक्राणुओं को प्रिजर्व करना चाहिए। ये आज की डिमांड है, क्योंकि हम ना तो कुछ हेल्दी खा रहे हैं, ना तो हेल्दी पी रहे हैं, अच्छा पानी भी हमारे जीवन में नहीं है, अच्छा भोजन भी हमारे जीवन में नहीं है, और पेस्टिसाइड्स भरे पड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम विवाह करते हैं तो हमारा पहला जो है ये काम होना चाहिए कि हम जो है अंडों को और शुक्राणुओं को प्रिजर्व करके रखें, ताकि फ्यूचर में जब हमें प्लानिंग करना है बच्चे की, और उस समय अगर हमारी बॉडी वीक होती है तो हम उस समय के जो हमारे अंडे हैं 10 साल पुराने, उनका यूज़ कर सकें, क्योंकि 10 साल इनको कुछ नहीं होता है। तो ये जो है, अगर कोई 20-22 की एज में अगर अपने अंडे प्रिजर्व करता है, तो उसको 30-32 साल की उम्र तक उनको कभी भी चाहे तो यूज़ कर सकता है। तो इससे जो बेबी पैदा होगा जो वो मच हेल्थियर होगा, बजाय जब आप 30-32 साल में कोई चांस लें। सो ये एक मैसेज है कि हम अगर इस प्रकार से या विवाह लेट करना चाहते हैं, या कुछ भी हमारे ऐसा चल रहा है कि किसी कारणों से अभी विवाह नहीं हो रहा है, तो पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के जो अंडे हैं उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। ये मॉडर्न टेक्नीक है। इस टेक्नीक के माध्यम से हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये एक एडवाइस है, सुझाव है कि जो लोग भी अभी कंसीव नहीं करना चाहते, वो कुछ उनका 4-5 साल बाद प्लानिंग है, और अगर उनका बजट है तो जाएँ इस प्रकार की बैंक्स में, और जो है अभी से प्रिज़र्व करके उनको रखें, ताकि जो है अंडों की क्वालिटी जो है, जो आज 20-22 साल की उम्र में है, वो क्वालिटी 32 साल की उम्र में नहीं रहने वाली, और सेम शुक्राणुओं के साथ भी यही होने वाला है। सो उस चीज़ का ध्यान रखें। हमारा थर्ड स्लाइड जो आता है कि स्पर्म एनालिसिस क्या होता है, तो इस पद्धति से पुरुष के वीर्य में जो स्पर्म मौजूद हैं, उनका पता लगाया जाता है कि उनकी क्वांटिटी क्या है। तो एक स्वस्थ पुरुष के अंदर साइंस कहता है कि 40 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म होते हैं, होना चाहिए। अगर एक कोई स्वस्थ पुरुष है, उसका खान-पान अच्छा है, वो डेली व्यायाम करता है, उसका भोजन अच्छा है, उसका पानी अच्छा है, उसकी संगत अच्छी है, तो अगर वो पूरी तरह स्वस्थ है, तो उसके अंदर 40 मिलियन स्पर्म्स जो है, उसके वीर्य में होना चाहिए। अगर इतने स्पर्म उसके अंदर है, तो वो बच्चा पैदा कर सकता है, वो प्रजनन कर सकता है। अदरवाइज़ अगर उससे कम है, तो क्या होगा? तो इस स्पर्म एनालिसिस से पता पड़ता है कि हमारे वीर्य में शुक्राणु की संख्या कितनी है। तो यदि शुक्राणु 10 मिलियन से ज़्यादा है और 20 मिलियन से कम है, तो फिर जो है ये आईयूआई इस मेथड का यूज़ किया जाता है, मतलब स्पर्म को सपोर्ट किया जाता है कुछ दवाओं के माध्यम से, ताकि वो जो है गर्भाशय के अंदर जाके अंडे के साथ कॉन्टैक्ट कर सके। तो इसी अगर 10 मिलियन से ज़्यादा है और 20 से कम है तो। लेकिन अगर 10 मिलियन से भी कम शुक्राणु हैं, 10 मिलियन से भी कम स्पर्म हैं, तो फिर आईवीएफ का इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन के अलावा कोई चारा नहीं है दोस्तों। या तो उन स्पर्म्स को 10 मिलियन से बढ़ाया जाए और 20 मिलियन, 25 मिलियन तक पहुँचाया जाए। तो हम उसी पे आज बात करने वाले हैं कि स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाया जाए। स्पर्म काउंट को गोलियों के माध्यम से बढ़ाया जाए, या नेचुरली उसको बढ़ाया जाए, या फिर जो है इस प्रकार की किसी महँगी टेक्निक का यूज़ किया जाए। आईवीएफ जो टेक्निक है, इसमें 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आता है। और ये भी जो है सक्सेसफुल हो जाए, इसकी ऐसा कोई गारंटी नहीं होता कि आईवीएफ में आपको सक्सेस मिलना ही है। इसके अपने जो हैं वो जो है प्रभाव, दुष्प्रभाव सब है, उन पे भी हम कल बात करेंगे। तो ये जो है शुक्राणु होना चाहिए हमारे कितने? 40 मिलियन के ऊपर, और अगर 40 मिलियन से कम है तो कितने? अगर 10 मिलियन से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, 10 मिलियन से ज़्यादा, 20 मिलियन से कम, अगर इतने भी हमारे शुक्राणु हैं, तो फिर उन शुक्राणुओं को विज्ञान की मदद से जो है कुछ टेक्निक के द्वारा गर्भाशय तक पहुँचाया जा सकता है, ताकत देके जो है उनको ताकतवर बना के पहुँचाया जा सकता है। अब ये ताकत जो है भोजन से भी दी जा सकती है, हम इस पे भी बात करेंगे। लेकिन अगर 10 मिलियन से भी कम है शुक्राणु, तो फिर जो अगर बढ़ नहीं रहे हैं किसी न किसी कारण से, तो फिर जो है आईवीएफ इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। पुरुष के जो है निकाले जाते हैं शुक्राणु, और जो है स्त्री के अंडे निकाले जाते हैं, और वो एक मशीन के माध्यम से वो एक अंडा और एक स्पर्म उनको आपस में मिलाया जाता है, और इस प्रकार से फिर भ्रूण बनाया जाता है, और फिर वो स्त्री के गर्भ में डाला जाता है। अगर स्पर्म बहुत ही कमज़ोर है, अगर उसमें दम नहीं है, अगर वो खराब है, वो डैमेज है, उसकी ऐसी अवस्था नहीं है कि वो वहाँ तक ट्रैवल कर सके, तो फिर आईवीएफ टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अब ये जो वीडियो है इसको थोड़ा-सा ध्यान से हम समझेंगे कि एक्चुअली लिंग होता बेसिकली कार्य क्या है और कैसे वो डैमेज होता है। नमस्ते दोस्तों,
इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखना, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज आपको मिलेगी वो शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज कर दे। यह एक स्पंज का टुकड़ा है, इसको टैम्पॉन भी बोलते हैं। एक स्पंज का टुकड़ा है और ये पानी है। ये देखिए, मैंने स्पंज के टुकड़े को इस पानी में डाला और ऐसे स्पंज के टुकड़े ने सारा का सारा पानी सोख लिया, और जो एक छोटा सा स्पंज था वो इतना बड़ा भी हो गया, पूरा फूल भी गया, पानी भी सोख लिया। और यही है हमारा पीनस, यही है हमारा लिंग। इसीलिए पेनिस ख़राब होता है। और इस एक्सपेरिमेंट से मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आप समझ ही गए होंगे, आप वीडियो का टाइटल भी देखा होगा। मैं आपको इसी एक्सपेरिमेंट से बताऊंगा कि हमारा पीनस क्या होता है, जो आदमी का लिंग है वो किस चीज़ से बना होता है, वो खून को कैसे सोखता है, हार्डनेस कैसे आती है, ख़राब कैसे होता है। और ठीक इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अपने लिंग के बारे में इतनी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, शायद जो इस बात को आपको शायद कभी कोई सेक्सोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर कभी ना तो बताएगा या ना शायद बता पाएगा। और यही है जड़ साइंस की कि लिंग को कैसे ठीक करें। तो अगर आप जो ह्यूमन पेनिस को देखें, ह्यूमन पेनिस को साइंस में बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पंजियोसम। हमारे नॉर्मली मिसकंसेप्शन होती है कि जो ह्यूमन पेनिस है वो एक गुब्बारा है और उसमें बाहर से ब्लड आता है। नहीं, जो ह्यूमन पेनिस है वो एक्चुअली एक स्पंज का टुकड़ा है। एक्चुअली जब हम पेनिस को खोलते हैं तो उसके अंदर हमें ऐसा स्पंज का टुकड़ा मिलता है, और आप देखेंगे इस स्पंज के टुकड़े में बहुत बारीक बारीक स्पेसेस होती है। इन स्पेसेस को जो है एंडोथेलियम बोलते हैं या स्पंजियोसम बोलते हैं। और ये स्पेसेस जो है, जब आदमी को अराउजल होता है, जब आदमी को सेक्स की इच्छा होती है, तो ये स्पेसेस ब्लड से भर जाती है, और ब्लड से भर के ये जो स्पंज है ये साइज में बढ़ जाता है। इसी से एकदम तनाव आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने दिखाया स्टार्टिंग में, ये एक नॉर्मल फ्लैसिड अवस्था का पेनिस है जो छोटा है, और जब इस फ्लैसिड अवस्था के पेनिस में अराउजल आएगा, जब हार्मोन्स किक इन करेंगे, जब उसके अंदर के जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट होंगे, तो वो खून को अपनी तरफ खींचेगी। और जब खून को खींचेंगे तो एक अच्छा जो पेनिस है, जिसके स्पंज के अंदर की जो स्पेसेस है, जो स्पंज के अंदर की जो पोर्स है, जो हेल्दी है, जिनके अंदर खून सोखने की अच्छी मात्रा है, वो अच्छे से खून को सोखेगा, तो एक पूरा हार्ड इरेक्शन आएगा। सेकेंड चीज़ आप देखेंगे कि इसे स्पंज में है, खून सोख लिया पर खून गिर नहीं रहा। पर अगर ये स्पंज की क्वालिटी ख़राब होती है, इस स्पंज के अंदर होल्डिंग पावर कम होती है, तो उन केसेस में क्या होगा कि जब इरेक्शन तो आएगा, पर जैसे ही थोड़ा प्रेशर पड़ेगा वो ब्लड को लीक कर देगी। इसको बोलते हैं वीनोजेनिक ईडी। तो आर्टरोजेनिक ईडी हुआ वो स्टेट जिसके अंदर ये स्पंज या जो ये छिद्र है या जो ये पोर्स है ये ख़राब हो गए हैं और ब्लड को अपने अंदर खींच नहीं पा रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो हो गया आर्टरोजेनिक ईडी। आर्टरोजेनिक ईडी मतलब कि जो पेनिस का स्पंज है वो ख़राब हो चुका है, वो ब्लड को अपने अंदर खींच नहीं पा रहा। पीछे से तो ब्लड आ रहा है पर पेनिस उस ब्लड को अंदर खींच नहीं पा रहा, अंदर रिटेन नहीं कर पा रहा। और वीनोजेनिक ईडी हुआ ये कि ब्लड तो रिटेन हो रहा है, पर जैसे प्रेशर पड़ता है, पोजीशन चेंज होती है या जोर पड़ता है, पेनिस अपना ब्लड छोड़ देता है। जो एक हेल्दी पेनिस का स्पंज है, जो एक हेल्दी आदमी का पेनिस होगा, उसके अंदर जो स्पंज की क्वालिटी डिसाइड करेगी कि एक वो ब्लड पूरा सोखता है, सेकंड ब्लड सूखने पे पूरा एक्सपैंड होता है, पूरा खड़ा होता है, और थर्ड जब उस पर जोर पड़े, जब वो सेक्स का जोर पड़े, तो उसका पेनिस ब्लड को मतलब छोड़ता नहीं, ब्लड को रिटेन करता है। ये आर्टिफिशियल स्पंजेस है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन जो टिश्यू है वो डेफिनेटली मच मोर हेल्दियर, मच मोर पावरफुल होती है, पर मोटा मोटा यही है। तो अगर आप इस स्पंज से आज मैं आपको आप समझो तो आपका ऑब्वियसली आप सोचोगे अरे यस, तो सबको एक्सप्लेन होता है। अगर ये स्पंज हार्ड हो जाए, जैसे ये स्पंज हार्ड है, ये सॉफ्ट स्पंज है, ये हार्ड है, ये स्पंज हार्ड हो रहा है, उसको पेरोनीज बोलते हैं कि जब उस पर गांठ बन गई और पेनिस में टेढ़ापन आ गया और पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा। अगर ये स्पंज खराब हो जाए, ये स्पंज के अंदर के जो पोर्स है, जो माइक्रो पोर्स है, अगर ये पोर्स के अंदर कैल्शियम जम जाए या इन पोर्स के अंदर की टिश्यू खराब हो जाए या उनके अंदर के सेल्स खराब हो जाए और ये पोर्स जो है ब्लड को ना खींच पाए, तो उसको आर्टरोजेनिक ईडी बोलते हैं, जो डायबिटीज़ में होती है, ओल्ड एज में होती है,
ऑब्वियसली अगर आप स्पंज है, जैसे पेनिस है, आप मास्टरबेट करते हो, स्पंज को दबा दबा के मास्टरबेट करते हो, क्या होगा? ये स्पंज की क्वालिटी खराब होगी, इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इसीलिए मास्टरबेशन से पेनिस खराब होता है। और जो लोग पिनाइल इम्प्लांट के बारे में सोचते हैं, तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी कहता हूँ। तो पिनाइल इम्प्लांट भी ऐसी ही है, जो पेनिस का टिश्यू है उसके अंदर हम एक आर्टिफिशियल छेद करते हैं, जैसे आपने देखा ये आर्टिफिशियल छेद करते हैं, और जैसे छेद कर दिया टिश्यू में, और उसके अंदर हम जो है अपना इम्प्लांट डाल देते हैं। तो वो जो इम्प्लांट है वो टिश्यू को सपोर्ट देता है, पर अगर पेशेंट का स्पंज क्वालिटी अच्छी है तो उसमें इम्प्लांट सपोर्ट देगा और पेनिस में ब्लड भी आएगा, तो उसको इरेक्शन इम्प्लांट के बाद भी रहेंगे। पर अगर ये स्पंज क्वालिटी पुअर है, पुराना पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, तो सिर्फ इम्प्लांट सपोर्ट देगा, ये स्पंज खून एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इस स्पंज के कॉन्सेप्ट को आज मैं आपको जो है समझाने आया था। हो सकता है आपको समझ में भी आया हो। मैं हूँ डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता। मैं हूँ नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं सर्जन जिन्होंने मेंस हेल्थ में एडिशनल डिग्री या एडिशनल स्टडी ली है। हम इस स्पंज के मॉडल को आगे भी यूज़ करेंगे। देखिए अभी तक ब्लड होल्ड कर रहा है, पर ये स्पंज गुड क्वालिटी नहीं है। पेनिस के जब ये स्पंजियसम टिश्यू या स्पंजी टिश्यू खराब होती है तो उसके अंदर ऑटोजेनिक ईडी होता है, और इन्हीं जब ये स्पंज है इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। मसाज इस स्पंज को इंप्रूव करती है। इस स्पंज में अगर हम इंजेक्शन लगाए, पी शॉट लगाए, तो पी शॉट जाके स्पंज की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। शॉक वेव लगाए तो शॉक वेव से स्पंज की क्वालिटी इंप्रूव होती है। और फाइनली जो है इम्प्लांट है। उसके अलावा कई दवाइयाँ हैं जो हेल्प करती है। टडालाफिल जाती है तो कई बार पेशेंट आगे बोलते हैं सर हमारा पिनाइल डॉपलर तो ठीक आया है, फिर हमें रेक्टल डिस्फंक्शन क्यों है? उसका भी ये कॉन्सेप्ट स्पंज है। पिनाइल डॉपलर बताता है कि पेनिस में पीछे से ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा है, पर पिनाइल डॉपलर स्पंज की क्वालिटी को नहीं बताता। पिनाइल डॉपलर सिर्फ बताएगा कि इस स्पंज के अंदर जो आर्टरीज है, नसें हैं, वो कितना खून कैरी कर रही है, पर क्या आपके पेनिस का जो स्पंज है या आपके पेनिस का जो टिश्यू है वो उतना ब्लड एब्जॉर्ब कर सकता है या उतना ब्लड नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं छोड़ रहा है, ये पिनाइल डॉपलर नहीं बता पाता। इसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं जैसे कैबर्नोसोग्राफी एक्सेट्रा। सेकंड, जो हम दवाइयाँ देते हैं जैसे टडालाफिल है या एल-आर्जिनिन है, जैसे एक होता है एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन का मतलब है कि डॉपलर ठीक है, लीकेज नहीं है, पर स्पंज की क्वालिटी खराब हो गई है। और एंडोथेलियल डिस्फंक्शन यूजुअली यंग लड़कों में होता है। इसका मतलब है कि जो स्पंज के अंदर की पोर्स है वो बहुत हेल्दी नहीं है, स्पंज के अंदर की जो टिश्यूज है बहुत हेल्दी नहीं है, और इस कारण से पेनिस पूरा ब्लड नहीं सोख पा रहा और पूरा इरेक्शन नहीं आ रहा। तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे टिश्यूज है, मेडिसिन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हार्मोन्स है, HCG है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल-आर्जिनिन है, एल-कार्निटीन है, आपका ATP है, आपका जिंक है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है स्पंज की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये स्पंज जो खराब हो गया एक बार तो कभी ठीक हो सकता है? यस। आप देखिए अगर स्पंज के टिश्यूज सिर्फ अंदर के पोर्स खराब हुए हैं और उसको आप ड्राई कर दो, अच्छे से ठीक कर दो, तो स्पंज फिर से अच्छा हो जाता है। उसी तरह पेनिस भी ठीक हो सकता है, पर अगर डैमेज ज़्यादा है, ये स्पंज बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो कई बार ठीक भी नहीं होता और उस केस में फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो होप मेरे आज के इस वीडियो से आपके पेनिस के अंदर के स्ट्रक्चर का कुछ डाउट या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो मैं आगे भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपके पेनिस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ये कॉन्सेप्ट शायद पूरे वर्ल्ड में किसी ने भी आपको कभी समझाया नहीं होगा। आपने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार मुझसे सुना है। अब जब मैंने आपसे कॉन्सेप्ट शेयर कर दिया है तो आप देखेंगे कि सारे सेक्सोलॉजिस्ट, सारे एंड्रोलॉजिस्ट इस कॉन्सेप्ट को लेके बैठ जाएंगे। पर याद रखिए आपको इस चैनल पे हमेशा फर्स्ट टाइम अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से आपको हमेशा तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो स्पंज जैसा ये जो दिखने वाला जो ऑर्गन है, जो मेल ऑर्गन है, जिसको पेनिस कहा जाता है, ये ऑर्गन किस प्रकार से खराब होता है, हस्तमैथुन से किस प्रकार से जब हम उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो स्पंज एक स्पंज की तरह ही होता है, जो खून को एब्ज़ॉर्ब करता है और एब्ज़ॉर्ब करके होल्ड करके रखता है। अगर ये खराब हो जाएगा, तो ये जो ब्लड को होल्ड किया, ये छोड़ देगा। अगर ये ब्लड को छोड़ देगा, तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, ये टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा। सो ये जो सब चीज़ें इसको ठीक किया जा सकता है। 9.5 पीएच जो पानी होता है, जिसको हाइड्रोजन रिच जो पानी होता है, इस पानी से अगर इसकी नित्य मसाज की जाए, सुबह जब हम नहाने जाते हैं 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, अगर इसकी मसाज मतलब भीतर से बाहर की ओर की जाए है ना, फ्रॉम
टेस्टिकल टू आपका मतलब बॉटम से बाहर की ओर की जाए, अंदर से बाहर की ओर की जाए, तो हम देखेंगे कि जो है ये इसमें इम्प्रूवमेंट आने लगता है, बहुत जल्दी आता है दोस्तों। लेकिन अब अगर अंदर से जो माल हमने डाला है, अंदर से भी माल डालना पड़ेगा। अंदर से अगर ये बात तो हो गई कि जिन लोगों ने हस्तमैथुन किया है, उनके साथ ये समस्या हो गई। लेकिन अगर अंदर से अगर ये स्पंज कड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में एसिड भी बढ़ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिससे वो ऑर्गन सख्त हो रहा है, कड़ा हो रहा है। तो अब स्पर्म काउंट लो होने का जो कारण क्या है, या वो स्पंज जो है, जो पेनिस जिसको जिन्होंने डॉक्टर साहब ने स्पंज बोला है, उसके अंदर जो जो अब जो हम जो बात करें उसके कड़े होने का कारण क्या है, और जो आपका स्पर्म काउंट है उसके लो होने का कारण क्या है। तो हमने अभी लास्ट स्लाइड में कल परसों फैटी लीवर डिस्कस किया था कि अगर हमारे लीवर में फैट जमा है तो वो ब्लड का फ्लो प्रॉपर सुचारू रूप से पूरी बॉडी में होने नहीं देगा, और जहाँ जहाँ फैट लीवर भेजेगा वहाँ-वहाँ पर अवरोध पैदा होंगे। हार्ट में अगर होगा तो ब्लॉकेज होगा, अगर किडनी में चला गया तो पथरी हो जाएगा, अगर गॉल ब्लैडर में चला गया पित्त की थैली में तो गॉल ब्लैडर की पथरी हो जाएगी, हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा। और अगर इस प्रकार का फैट जो है अगर ब्लड के माध्यम से अगर लिंग में जाता है तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि ब्लॉकेजेस निर्मित होंगे। सो एक हेल्दी लीवर बहुत ज़रूरी है, और हेल्दी लीवर के लिए ज़रूरी है कि हम फैट पे नियंत्रण रखें। अतिरिक्त चिकनाई या अननेसेसरी का तेल, घी, चिकनाई खाना हमारे लिए फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, इंसान की जान भी जा सकती है। तो फैट अगर नहीं निकला, अगर रुक गया, जला नहीं, तो वो फैट जो है अवरोध पैदा करेगा। सो जो लोग बहुत फैट वाले दूध का सेवन करते हैं, उनका स्पर्म काउंट गिर जाएगा। जो लोग अल्कोहल लेते हैं रेगुलरली, मदिरा पान करते हैं, और जो अभी विवाह सूत्र में नहीं बंधे हैं, अभी दाम्पत्य जीवन में नहीं आए हैं, अभी बैचलर हैं, कॉलेज में हैं, या फिर वो लोग जो शादीशुदा हैं, बच्चा चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो आप भूल जाइए कि आप जो है बच्चा पैदा कर पाएँगे, क्योंकि आपकी प्रजनन क्षमता को स्मोकिंग बुरी तरह से अफ़ेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा स्मोकिंग अफ़ेक्ट करता है, बहुत दुष्प्रभाव डालता है ना? हम आईटी सेक्टर में देखते हैं कि आईटी सेक्टर में जो लोग दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, उनकी भी प्रजनन क्षमता अफ़ेक्ट होती है। दोनों ही चीज़ें होती हैं। अल्कोहल पीने से जो है स्पर्म काउंट कम होता है, धूम्रपान से तो बहुत सबसे गंभीर नुकसान होते हैं। उसके बाद च दूध का सेवन करना, चर्बी वाले, फैट वाले दूध का सेवन करना, फैटी चीज़ों को लेना, एसिडिक फूड को लेना, अल्कलिनिटी का अभाव जो है, विटामिन ई का अभाव, फ्राइड फूड और रेड मीट जो है जनरली लोग रेड मीट खाते हैं। और उसके बाद पशुजन्य आहार, जिसमें वो लोग जनरली हम कलेजी, पोर्क कलेजी, लिवर, किडनी और इस प्रकार के पशुओं के ये जो ऑर्गन्स को जो खाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, घातक है। सो अगर आप रेड मीट हमें खाना बंद करना होगा, और इस प्रकार का पशुजन्य आहार में अगर हम लोग इस प्रकार का भोजन ले रहे हैं, जिसमें जानवरों की कलेजी है, पोर्क कलेजी है ना? उनकी किडनी है, इस प्रकार का ऑर्गन्स अगर हम स्पेशली चाव से खा रहे हैं, तो हमें किडनी, लीवर जो है जानवरों का खाना बंद करना होगा। तो जो है हमें उस नॉन-वेज को अवॉइड करना है, जो लीवर के फॉर्म में हमारी प्लेट में आ रहा है, उसको अवॉइड करना है। हमें पशु का लिवर नहीं खाना है, इस प्रकार की चीज़ें खाने से हमारा स्पर्म काउंट कम होता है। सो फैटी लिवर एक बहुत बड़ा कारण है, दूध जिसमें बहुत फैट हो वो कारण है, मदिरापान, और जो स्मोकिंग यहाँ पर शायद मैंने मेंशन करना भूल गया हूँ। एसिडिक फूड में आपका जो है एसिडिक फूड, जो स्पाइसेज़ हैं वो सभी की सभी एसिडिक हैं। गरम मसाले एसिडिक हैं, है ना? उसके बाद दूध एसिडिक है, सभी अन्न जो हैं, जितने भी अन्न हैं, ज्वार को छोड़ के सारे अन्न एसिडिक हैं। सो ये थोड़ा-सा ध्यान देना होगा कि हमारे फूड में क्षारीयता है क्या? क्षारीयता किसमें है? क्षारीयता पत्तियों में है, क्षारीयता हरी सब्जी में है, अल्कलिनिटी जिसको हम हिंदी में क्षारीयता कहते हैं, और क्षारीयता है ज्वार में। बाकी सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं क्षारीयता मशरूम में भी है। मशरूम इज़ ऑल्सो अ हाइली अल्कलाइन फूड। सो अगर हमें स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो मशरूम एक अच्छा भोजन हो सकता है। कुछ लोग मशरूम का सूप पीते हैं, हॉट एंड सोर में जनरली हम देखते हैं कि मशरूम डला होता है, मशरूम के लोग सब्जियाँ खाते हैं, मशरूम मसाला खाते हैं। तो कम मसाले में अगर बॉयल किया हुआ मशरूम हो तो वो आपकी जो है इस सारे ऑर्गन्स को टोन करेगा, ब्लड को ठीक करेगा, लिवर को ठीक करेगा। मशरूम के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, सुपर फूड भी मशरूम को कहा जाता है। सो मशरूम के अंदर प्रोटीन भी जो है रिच होता है। तो मशरूम का सेवन जो है आपको के स्पर्म काउंट को बढ़ा सकता है। बॉयल किया हुआ मशरूम, ठीक है? हम आगे भी चीज़ों पे आएँगे, कैंगन वाटर का इसमें रोल क्या है, तो पहली बात ध्यान रखें, अगर आपका लीवर फैटी है, जैसा मैंने कल बताया था कि आपने गर्दन को चेक करें, जेंट्स की गर्दन 37 होना चाहिए और महिलाओं की गर्दन 33 होना चाहिए, इससे 33 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर। तो पुरुष की गर्दन अगर 37 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, अगर 40 सेंटीमीटर है, तो उसको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, उसको तेल, घी, चिकनाई, फैट हटाने की ज़रूरत है, उसको जो है
अपने भोजन को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, उसको सलाद पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है। फ्रेश सलाद और फ्रेश फ्रूट्स जो कैंगन वाटर में डिप किए गए हों, अंकुरित भोजन और मशरूम, ये उसका भोजन होना चाहिए, ना कि भात है, चावल है, रोटी है, ये उसका भोजन होना चाहिए। उसका भोजन होगा जो है अंकुरित भोजन, मशरूम बॉइल्ड और आपका जो है ढेर सारा सैलेड जो कैंगन में डूबा हुआ हो। इस प्रकार का भोजन उसके लीवर को ठीक करेगा, उसके ब्लड को ठीक करेगा, उसके स्पर्म काउंट को ठीक करेगा, स्पर्म काउंट को बढ़ा देगा। तो हम देखते हैं कि जो है कैंगन वाटर जब हम पीते हैं तो स्पर्म काउंट बढ़ता है, बशर्ते हम एसिड को डालना बंद करें, कम करें। है ना? तो कुछ पेशेंट में स्पर्म काउंट नील आता है। तो स्पर्म काउंट नील आने का कारण क्या है? स्पर्म काउंट तो होता क्या है कि ये जो टेस्टिकल्स होते हैं, जिसको हम गोली भी कहते हैं, इसमें बेसिकली आपके स्पर्म बनते हैं। इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में गोली कहा जाता है। सो इन गोलियों के अंदर ही स्पर्म बनते हैं। तो ये जो नलियाँ हैं, जहाँ से स्पर्म ट्रैवल होना चाहिए शुक्राणु, तो ये ब्लॉक हो जाती हैं, चोक हो जाती हैं। जो 2 नलियाँ आपको इस फ़ोटो में दिख रही हैं, तो ये नलियाँ अगर ब्लॉक हैं, मतलब सिकुड़ गई हैं, जैसे कहते हैं ना क सीकेडी क्रोनिक किडनी डिसीज़, जिसमें किडनी सिकुड़ जाती है, तो आपकी बॉडी में जहाँ भी सिकुड़न होगी, वहाँ जहाँ पर भी अवरोध होगा, सिकुड़न मतलब अवरोध मतलब ब्लॉकेजेस, तो जहाँ-जहाँ ब्लॉकेजेस होंगे, अब अंडकोश में जैसे बन रहे हैं स्पर्म, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे। ट्रैवल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो नली जिससे वो पहुँचना चाहिए स्त्री के गर्भ में, वो नली ही बंद है। तो ऐसे में कहा जाता है कि नील स्पर्म काउंट, मतलब अब नपुंसक, ये व्यक्ति सेक्स तो कर सकता है लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकता। सेक्स करना और बच्चा पैदा करना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। सो अगर ये ट्यूब्स सिकुड़ गई हैं तो ये ट्यूब्स कैसे ओपन होंगी और इसमें कैंगन वाटर का क्या रोल रहेगा, इसको भी हम आने वाली चीज़ों में वीडियो में देखेंगे। सो जो है, जो पेशेंट जिनका स्पर्म काउंट नील आ रहा है, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि स्पर्म बन तो रहे हैं टेस्टिकल्स में, लेकिन वो स्पर्म जो है, वो नलियाँ सिकुड़ गई हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्पर्म बन ही नहीं रहे हों। 3-4 कंडीशंस होती हैं। स्पर्म या तो बनते हैं लेकिन नलियाँ सिकुड़ने के कारण वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, या बनते ही नहीं हैं, जो है। तो इसका भी जो है 2 हार्मोन्स हैं जिसके कारण ये बनते हैं। सो वो भी अगली वीडियो में सब चीज़ देखेंगे। मेरा स्पर्म काउंट 0 है, मेरा एक भी स्पर्म नहीं है। क्लिनिक में जब आदमी घुसता है उसके अंदर क्या हालत होती है, आपको क्या बताऊं। इंसान की, स्पेशली आदमी की, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 उसका स्पर्म काउंट, एंड नंबर 2 उसको इम्पोर्टेंस तो नहीं है। ये 2 साइन अपनी मर्दानगी के मानता है। दूसरी चीज़ हमेशा क्या कहता है आने के बाद में कि मेरा कोई स्पर्म नहीं है, मेरी वाइफ को मत बताइएगा। अजीब सी चीज़ है, पर 100 में से 50% लोग इस बात को कहते हैं, और हर बात तीसरी बार एक चीज़ और पूछते हैं, मेरा ऐसे क्यों है, मेरे स्पर्म काउंट 0 क्यों है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि 3 रियल रीज़न, 3 असली कारण क्या हैं स्पर्म काउंट के 0 होने के। एक चीज़ बस समझ लीजिए, जिन लोगों का स्पर्म काउंट नील होता है वो 1% ऑफ पॉपुलेशन होते हैं। आगे बताऊंगा कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते उनमें कितनों के स्पर्म काउंट कम होते हैं। फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी। चलिए तो लेट्स बिगिन। पर चलने से पहले आपको एक बात बताता हूं फिर से। 1% आदमी के स्पर्म नहीं होते, किंतु कोई जिसके स्पर्म होते हैं दूसरे को बताता तो है नहीं, तो इसलिए आदमी सोचता है मैं अकेला हूं, जबकि शायद आप बस में जा रहे हो तो आपके बराबर वाले की भी हो सकता है स्पर्म ना हो। ये देखा गया है कि 12 से 15% आदमियों में बेबी ना होने का कारण स्पर्म ना होना है। तो अगर आप गौर से देखें कि इस पूरे हिंदुस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिनके स्पर्म नहीं है, तो आप अकेले नहीं हैं, परेशान मत होइए। मैं आज आपको इस वीडियो में 3 असली कारण बताने जा रहा हूं, पर उसे बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि स्पर्म बनता कैसे है, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है आपको कारण जानने के लिए। तो जो मेल जेनाइटल सिस्टम होता है उसमें एक टेस्टिस होती है, टेस्टिस जिसे अंडकोश बोलते हैं। इसमें छोटे 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 ट्यूब्यूल होते हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं। ये स्पर्म बनने के बाद में गोली के पीछे एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं एपिडिडमस, उसमें जमा होते हैं, और वहाँ से एक पतली सी डक्ट जिसे वास डेफरेंस बोलते हैं उससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में जो ये सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है जो वीर्य में होता है, ये बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
एक ग्लैंड होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सफेदी को जोड़ते हुए ये आगे निकलते हैं प्रोस्टेट के थ्रू और यूरेथ्रा पेशाब के रास्ते से वीर्य के साथ मिलके ये शुक्राणु बाहर आते हैं। तो हम अब गौर से समझें कि एक इलाका है गोली से पहले, एक है गोली में और एक है गोली के बाद में। ये समझने से पहले एक चीज समझें, हर इंसान के ब्रेन में हार्मोन बनते हैं। ये हार्मोन ब्रेन के जाकर टेस्टिस पर काम करते हैं। इसमें एक हार्मोन होता है एफएसएच जो स्पर्म बनाता है, एक होता है एलएच जो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ये दोनों हार्मोन जाकर गोली पर काम करते हैं, गोली के अंदर स्पर्म बनते हैं, फिर ये एक रास्ते से बाहर आते हैं। तो 3 जगह खराबी हो सकती है, या तो टेस्टिस से पहले। तो पहला कारण है प्री टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर मतलब गोली से पहले। गोली से पहले बनते हैं हार्मोन, और ये हार्मोन अगर ब्रेन में कम बने पिट्यूटरी ग्लैंड में, जैसे कि एक बीमारी होती है कॉलमैन सिंड्रोम, उसमें तो उस कंडीशन में क्या होता है, हार्मोन कम बनता है, गोली को हार्मोन नहीं मिलता और स्पर्म नहीं बनते। तो पहला कारण होता है प्री टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस से पहले। ये प्री टेस्टिकुलर बहुत से कारणों से होता है, लेकिन मेनली जो भी कारण हो, इसमें हार्मोन एफएसएच और एलएच कम होता है। तो ढूंढते कैसे हैं, इसको मालूम हम कर लेते हैं, क्योंकि गोली छोटी होती है, बाल कम बने होते हैं, टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है और एफएसएच और एलएच हार्मोन कम होता है। तो ऐसे हम जान लेते हैं पहला कारण। दूसरा कारण होता है टेस्टिकुलर। टेस्टिकुलर मतलब गोली के अंदर ही स्पर्म की प्रोडक्शन कम है। समझ रहे हैं मेरी बात को? गोली के अंदर या तो कोई बीमारी है, जैसे जेनेटिक बीमारी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन, या गोली में इन्फेक्शन रहा है जिसकी वजह से ऑर्काइटिस होने के बाद में वहां पर स्पर्म प्रोडक्शन कम हो गई है, या एक चीज बोलते हैं सर्टोली ओनली सिंड्रोम, जिसमें गोली के अंदर स्पर्म ही नहीं बनता, या स्पर्म बनना शुरू होता और आगे नहीं बढ़ता, मैचुरेशन अरेस्ट। ऐसी बहुत से कारण हैं, यहां तक कि जिनमें कीमोथेरेपी नहीं मिलती है कैंसर के लिए, उनमें भी टेस्टिकुलर प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम है टेस्टिकुलर। और तीसरा कारण है पोस्ट टेस्टिकुलर मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव। ये तीसरा कारण मतलब स्पर्म बन रहे हैं, हार्मोन भी ठीक है, किंतु स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहे। ये रास्ते में खराबी एपिडिडमस में भी हो सकती है, वास जो पाइप है उसमें भी हो सकती है, जैसे नसबंदी के बाद में रुक जाता है, और साथ में सेमिनल वेसिकल में हो सकती हैं। तो ये तीसरा कारण। तो 3 कारण हैं जिसकी वजह से आपके स्पर्म नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन 3 कारणों में से कौन सा कारण है वो ढूंढना है, फिर उसका इलाज करना है। एक बोनस टिप, अगर आपके स्पर्म नहीं है आज के ज़माने में, या तो स्पर्म बना के या आपकी गोली में से स्पर्म निकाल के 70% को उन्हीं का बेबी दिया जा सकता है। इसलिए बिल्कुल निराश ना हो, आपके बेबी अवश्य होगा। प्लीज़ बी हैप्पी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ जो आपको करना है, मेरा एक वीआईपी ग्रुप है फर्टिलिटी चैंपियंस, और अगर आप भी चैंपियन बनना चाहते हैं या किसी को बनाना चाहते हैं तो लिंक है, उस लिंक को ज्वाइन करिए और मेरे वीआईपी ग्रुप में आइए, जिससे बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा स्पर्म, तो ये हमने जो देखा कि स्पर्म या तो बन रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है, तो जहां भी ब्लॉकेज आएगा, स्पर्म नहीं बन रहा है, कोई हार्मोन का असंतुलन है। हमने देखा कि ब्रेन में हार्मोन है और आपके 2 हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एलएच और एफएसएच, इनसे मिलके जो है स्पर्म बनता है। सो अगर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस कब होता है, जब हम बहुत ज्यादा अन्न खाते हैं। जो 3-4 बार अगर हम अन्न खाते हैं तो जो है हम सेक्स तो कर लेंगे, लेकिन जो है अगर हमें बच्चा पैदा करना है वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे आहार में संतुलन ही नहीं है। जो है जल, अग्नि, वायु, मिट्टी, आकाश, इन 5 चीज़ों का संतुलन होना चाहिए। तो जल तत्व सब्जियों में है, अग्नि तत्व फलों में है, वायु तत्व पत्तियों में है,
पृथ्वी तत्व जो है वो अनाजों में है और आकाश स्पेस मतलब कुछ भी नहीं। सो इसलिए रामचरितमानस का जो आइडियोलॉजी है कि 12 से 8 के बीच में हमें खाना है, अल्कलाइन से एसिड की ओर जाना है और हमारा दोपहर का जो भोजन है मतलब 12 बजे, क्योंकि ब्रेकफास्ट का तो वहाँ कोई कॉलम ही नहीं है, तो 12 बजे के भोजन में ढेर सारे फल हो, सब्जियाँ हो, सलाद हो, चटनियाँ हो, जो कैंगन वाटर में भीगी हुई हो, उसके अंदर जो है वो माइनस में हो, वो इलेक्ट्रॉन डोनर भोजन हो, वो सीता रसोई हो और जो है रात का जो हमारा भोजन है, वो जो है फिर हम धीरे-धीरे स्पाइसेस की ओर चलेंगे। तो 4 बजे बाद हम थोड़ा-सा स्पाइसी खाना चालू कर सकते हैं, पोहा है, उसल पोहा है या किसी को समोसा खाना है, किसी को इडली सांभर खाना है या तो इस प्रकार की चीज़ें 4 बजे बाद और जो है 7 साढ़े 7 बजे के आस-पास हम जो है वापस जो है थोड़ा-सा सूप ले लें और जो है अनाज को थोड़ा कम करते जाएँ। पृथ्वी तत्व है 12% उस बहुत है, उसके उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर अगर हम सुबह से 9 बजे से पूड़ी, पराठा, लिट्टी, चोखा, बढ़ई ये खाना प्रारंभ कर देंगे और उधर रात को 9 बजे तक खाते रहेंगे, तो फिर तो स्पर्म बनने से रहे, फिर तो हार्मोन का संतुलन जो है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा, फिर तो ब्लॉकेज होंगे ही होंगे। क्योंकि जो है इसलिए हमने इमली का पानी दिया है। इमली के पानी से लोगों का स्पर्म काउंट बढ़ रहा है, जो नील है वो आगे बढ़ रहा है। इमली के पानी से हो क्या रहा है कि जितने भी ब्लॉकेजेज़ हैं, जहाँ-जहाँ पर भी ब्लॉकेजेज़ हैं, ना केवल हार्ट में, ब्लॉकेजेज़ जहाँ-जहाँ भी हैं, वहाँ-वहाँ पर जो है लिंग का टेढ़ा-मेढ़ापन भी उससे ठीक हो रहा है। क्योंकि अगर कहीं ब्लॉकेज है, वो स्पंज खराब हो रहा है, तो जो है उस स्पंज को सही कर रहा है इमली का पानी। जो हमने बोला है कि 11.5 पीएच के पानी में आधा लीटर आप पानी लो और उसको रात भर उसमें इमली भिगो के रखो काँच के बर्तन में, अगले दिन उस पानी को मसल के और जो है हम अगर उसको थोड़ा-सा बॉयल करके पिएँगे तो और ज़्यादा रिज़ल्ट आता है, क्योंकि खटाई जो होती है गरम अगर करो तो जल्दी एब्ज़ॉर्ब होती है। सो इमली का पानी हमने 11.5 पीएच में बनाया और उसको बनाने के बाद हमने उसको थोड़ा-सा गरम किया, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, इतना कि हम सिप-सिप करके पी सकें और सिप-सिप करके हम उसको पीना चालू करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ज़ोरदार, बहुत शानदार आता है। ना केवल ये आपके हार्ट के ब्लॉकेज को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, शुगर को ठीक करता है, ये आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी ठीक करता है, ये आपके पेनिस को जो है सॉफ्ट बनाता है और ये अगर कहीं कोई अवरोध है, इस जो गोलियाँ जो है आपके नीचे जो 2 गोलियाँ हैं, इसकी जो नलियाँ हैं, इसमें कहीं कोई अवरोध है, उसको कम करता है और अगर आपने अन्न को कंट्रोल किया, थोड़ा-सा फैट भी आपने अच्छा खाया, कच्ची घानी का जो तेल होता है वो यूज़ करें, रिफाइंड ऑयल से बचें, सूरजमुखी का जो सनफ्लावर ऑयल आता है, रिफाइंड नहीं, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड प्रेस्ड सनफ्लावर ऑयल की। अगर उसमें हमने खाना बनाया और अगर हम ऐसी कोई समस्या है, कहीं भी कोई ब्लॉकेजेज़ है, तो हम उस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, वो ऑयल खाने योग्य है। गाय का असली घी खाने योग्य है ना? मक्खन सफ़ेद वाला खाने योग्य है, बशर्ते कि हम हमारी थाली में लेके उसको खाएँ, ना कि कढ़ाई में हम डाल के उसमें कुछ ब्रेड-वेड फ्राई करें, उसमें कुछ ग्रिल करें। तो जो भी फैट होता है, अगर हम उसको ऐसे ही कंज़्यूम करते हैं, तो फ़ायदेमंद होता है, शरीर उसको एब्ज़ॉर्ब कर पाता है। तो यहाँ पर भी सीता रसोई का रोल आता है कि हम 12 से 8 का जो टाइम दिया गया है रामचरितमानस में, हम अल्कलाइन से एसिड की ओर जाएँ और जो है दिन भर हम शुरुआत जो है वो अन्न से ना करें। 12:30 1-2 बजे के पहले किसी भी प्रकार का अन्न हो, चाहे वो भीगा हुआ चना हो, चाहे वो मूँग हो, चाहे वो अंकुरित मूँग हो, खाना वर्जित है। सो अन्न जो है अन्न अन्न ही होता है, चाहे वो कच्चा हो, चाहे पका हो, है ना? सो ऐसा नहीं है कि आप अंकुरित है तो आप खा लेंगे, नहीं, अंकुरित का भी समय नहीं है, 2 बजे बाद ही आप जो है स्प्राउट्स खा सकते हैं, मूँग खा सकते हैं, चना खा सकते हैं। 2 बजे के पहले वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यही आपका भोजन होना चाहिए, तब जाके हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इस प्रकार से जो उसमें कड़क अंदर से जो कड़क हो गया, जो ब्लड को स्टोर नहीं कर पा रहा है, ब्लड भी आपका खराब हो ही जाता है जब आप इस प्रकार से सुबह से अगर आप पूड़ी, पराठा, बढ़ई, लिट्टी, चोखा, चाय अगर आप ऐसा पीते हैं तो वो अल्टीमेटली ब्लड खराब होगा, तो पूरा सिस्टम खराब होगा, पूरी बॉडी खराब होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगला वीडियो हम और प्ले करते हैं, ये और आपको इस पे क्लैरिटी डालेगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्या सुपर फूड्स हैं और कैंगन का इसमें इस्तेमाल कैसा किया जाए। एक तो मैंने इमली का पानी आपको बताया 11:30 में, दूसरा मैंने आपको 9.5 पीएच के पानी से मसाज बताई है। अब तीसरा जो है, ये जो टेस्टिस की मसाज कैसे करना है, वो हम इस वीडियो में और एक बार समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक मेल इनफर्टिलिटी और एंड्रोलॉजिस्ट। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए। शायद जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ऑलरेडी मेरे पास इलाज करा रहे हो या आप इलाज कराने की सोच रहे हो। नहीं भी सोच रहे हैं, अगर आपको
पुरुष बांझपन है या आपके स्पर्म काउंट्स का इशू है, स्पर्म काउंट लो है या एजोस्पर्मिया है या मेल इनफर्टिलिटी मतलब आदमी का कॉज है कि बच्चे नहीं हो पा रहे, तो इन केसेस में नॉर्मली ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, उसके मेरे बहुत सारे अलग वीडियोस हैं। आज जो मेरा वीडियो है वो ये है कि क्या आप अपने कुछ प्रिकॉशंस लेके, कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस या अपने जनरल प्रिकॉशंस लेके अपने स्पर्म काउंट को बूस्ट कर सकते हैं, स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप मेरे पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कई बार पेशेंट पूछते हैं कि सर ट्रीटमेंट के साथ हम क्या प्रिकॉशन लें, तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने स्पर्म काउंट के लिए, कि उनके स्पर्म काउंट का ट्रीटमेंट और बेहतर कैसे हो, उसके लिए वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। पर अगर आप उससे ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हैं, कहीं और भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये भी आप अपनी डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल में आप इसको ऐड कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली बेनिफिट दिखेगा। और अगर आप ने अभी चेकअप नहीं कराया है, अभी नई नई शादी हुई है, अभी फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो जनरली भी ये जो स्टेप्स है ये स्पर्म काउंट बूस्टर स्टेप्स है। और इन 10 स्टेप्स में आपको अपने कई पेशेंट्स को ऑलमोस्ट नॉर्मल सीमन एनालिसिस मिल सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है स्मोकिंग या टबैको किसी भी फॉर्म में, गुटखे के फॉर्म में, खैनी के फॉर्म में, सिगरेट के फॉर्म में, बीड़ी के फॉर्म में, टबैको हुक्के के फॉर्म में। अगर आप टबैको या स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप अपने स्पर्म काउंट को ऑटोमेटिकली डैमेज कर रहे हैं। इतनी स्टडीज़ है, स्मोकिंग पेशेंट्स के अंदर स्पर्म काउंट कम हो सकता है, मोटिलिटी कम हो सकती है और स्पर्म काउंट ज़ीरो भी हो सकता है। स्मोकिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम करती है, एफएसएच लेवल्स को भी हार्म करती है, टेस्टिस के साइज़ को भी कम करती है और आपकी सेक्स लाइफ को भी ख़राब करती है। तो अगर आपको फैमिली बनानी है, बच्चे बनाने हैं, बच्चे करने हैं, स्पर्म काउंट ठीक करना है, तो सबसे पहले अपनी स्मोकिंग की हैबिट को क्विट करेंगे और ये कम्प्लीटली क्विट करना पड़ेगा। एक सिगरेट, आधी सिगरेट, फिल्टर वाली सिगरेट, छोटी सिगरेट, बड़ी सिगरेट, ये दुनिया भर के बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ठीक होना है तो सबसे पहले अपनी स्मोकिंग को आपको क्विट करना पड़ेगा। दूसरा है अल्कोहल। कई पेशेंट आके पूछते हैं कि सर हम थोड़ा सा अल्कोहल लेते हैं, ओकेजनल अल्कोहल लेते हैं, हम जो है हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार शराब लेते हैं, क्या हम ले सकते हैं? नहीं। बहुत सारी स्टडीज़ है, बुक्स है, अल्कोहल कम मात्रा में भी, माइल्ड मात्रा के अंदर भी अल्कोहल बहुत सारे नुकसान करता है। हमारी दवाइयों से इंटरफेयर करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल से इंटरफेयर करता है, हार्मोन लेवल से इंटरफेयर करता है। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं कभी कभार शादियों में या पार्टियों में अलग बात है, पर अगर आपका रोज़ाना या हफ्ते में 1 बार भी शराब लेने का सीन है तो आप शराब अपनी जो है कम्प्लीटली बंद करेंगे। तीसरा है एक्सरसाइज। बहुत कम मात्रा में की गई एक्सरसाइज भी स्पर्म काउंट को बूस्ट करती है। अगर आप दिन में सिर्फ 15 मिनट की वॉकिंग और 5 से 10 मिनट की जिम की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो स्पर्म काउंट ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा बहुत लंबा चौड़ा चलने का काम है, हम बहुत नहीं, काम है। स्वस्थ हवा में सुबह के समय की गई 15 से 20 मिनट की वर्जिश आपके स्पर्म काउंट्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। तो अपने लिए 20 से 25 मिनट सुबह का टाइम निकालिए, अपना पार्क में जाइए, ठंडी सुबह की हवा के अंदर कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक कम से कम और वर्जिश स्टार्ट कीजिए। आपको अपने स्पर्म काउंट्स में एज वेल एज दवाई के फ़र्क नज़र आएगा। फिर चौथा है हेल्दी बॉडी वेट। आपका जो BMI है, BMI मतलब कि आपकी जो बॉडी का वेट है वो हेल्दी रेंज में होना चाहिए। अगर हेल्दी रेंज से बाहर बॉडी वेट है तो दवाइयों की डोज बढ़ जाती है, हार्मोन लेवल्स डिसोसिएट हो जाते हैं और स्पर्म काउंट पे जोर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप दवाई स्टार्ट करने से पहले या दवाई भी ले रहे हैं तो भी एक्सरसाइज और डाइट से अपनी बॉडी वेट को मेंटेन कीजिए। जो हम इंजेक्शंस और मेडिसिन देते हैं स्पर्म काउंट बूस्ट करने के लिए, उन मेडिसिन से पेशेंट्स का बॉडी वेट गेन होता है। अगर आप 6 महीने इलाज करा रहे हैं तो इन इंजेक्शन से आपकी भूख भी बढ़ती है और शरीर पे वज़न भी आता है। तो ज़रूरी है कि वो मरीज़ जो इंजेक्शन या दवाइयाँ ले रहे हैं वो एक्सरसाइज बढ़ाए अपनी, ताकि उनका जो इस 6 महीने या 3 महीने का जो इलाज है उसमें बॉडी वेट इंक्रीज़ ना हो। फिर 5वां है आइस मसाज। जो टेस्टिस है, टेस्टिस टेम्परेचर के लिए बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। अगर गोलियों में टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्पर्म काउंट हमेशा कम होगा। नॉर्मली टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हम वेरिकोसील सर्जरी तो करते हैं, पर जिन मरीजों में वेरिकोसील सर्जरी नहीं है, जिन मरीजों में जनरली भी टेम्परेचर डिक्रीज करने से स्पर्म काउंट पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो
तो टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए मैं अपने पेशेंट्स को आइस मसाज करने के लिए बोलता हूँ। आइस मसाज मतलब बेसिकली कि जब आप घर पे आते हैं रात को और सुबह काम पे जाते हैं, उससे पहले अपने टेस्टिस को थोड़ा सा बर्फ़ से सेकना है। अब ये बर्फ़ से डायरेक्टली भी सेक सकते हैं, आप उसको कपड़े में डाल के रख सकते हैं, आप ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं। बेसिकली हमको टेस्टिस का टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 मिनट तक कम करना है सुबह और शाम। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो टेस्टिकुलर टेम्परेचर कम होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाती है, और मैंने भी नोटिस किया है कि मेरे पेशेंट्स में जिनमें ये प्रॉपरली आइस मसाज करते हैं उनमें वेरिकोसील रिपेयर बेहतर होता है, उनमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, टेस्टिस साइज इंप्रूव हो जाता है और स्पर्म काउंट भी बूस्ट हो जाता है। तो अगर आप दिन में 15 से 20 मिनट अपनी गोलियों को बर्फ़ से सेक सकते हैं तो वो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। फिर पानी का इंटेक, जब आप दवाइयों ले रहे होते हैं या जनरली भी हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है उसको बॉडी जो है नॉर्मली लिवर और किडनी से फ्लश करती है। दोनों ही फ्लशिंग के अंदर पानी की ज़रूरत होती है, तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इंटेक 3 से 3.5 से 4 लीटर पानी आपको साफ़ पानी दिन में बिना चीनी का, बिना कार्बोनेटेड का 4 लीटर पानी ट्रीटमेंट के दौरान भी, ट्रीटमेंट के बाद भी लेना ज़रूरी है। अच्छी मात्रा में पानी लेने से सीमन की क्वांटिटी बढ़ेगी, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ेगी, टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, आपके अंदर जो दवाइयाँ है उसके जो टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स है वो नहीं आएंगे और एक जनरल हेल्दी स्पर्म काउंट बनने में आपकी हेल्प होगी। उसके बाद स्क्रोटल सपोर्ट, मतलब किस तरह का कच्छा उपयोग करें। बहुत ढीला कच्छा पहनने से भी स्पर्म काउंट हार्म होते हैं। अगर गोलियां हमेशा लटकी है, उनको एडिक्वेट सपोर्ट नहीं मिल रहा तो भी स्पर्म काउंट ख़राब होता है, और बहुत टाइट सपोर्टर बांधने से भी स्पर्म काउंट ख़राब होता है। तो नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि वी शेप अंडरवेयर पहनिए, टेस्टिस को एडिक्वेट सपोर्ट मिले, बहुत देर खड़े रहे या बहुत देर ना चले, टेस्टिस को टाइम पे एडजस्ट कर ले और दिन में 2 बार बर्फ़ से सेक ले, तो टेस्टिस जो है वो हेल्दी रहते हैं और स्पर्म काउंट जो है वो अच्छा रहता है। अच्छा, फिर खान पान के सेवन में 3 या 4 चीज़ें हैं जो आपको बड़ी ज़रूरी है जानना। सबसे पहले दूध, मिल्क। तो दूध का इंटेक अलाउड है, पर आप फुल क्रीम मिल्क को अवॉइड करें। आप दूध लेना चाहें तो टोन्ड मिल्क ले। एक और चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप दूध लेना चाहें, अगर पॉसिबल है तो दूध ऐसी जगह से ले जहाँ ऑर्गेनिक दूध मिलता हो। आजकल जो मार्केट में दूध है उनमें गायों को बहुत सारे हार्मोन के इंजेक्शन लगा के दूध बनता है। ये जो हार्मोन्स है ये दूध के वाया जाके आदमी को भी प्रॉब्लम करते हैं। तो आप अगर पॉसिबल है या तो अगर दूध छोड़ सकते हैं 3 महीने के लिए तो बेहतर है, नहीं छोड़ सकते तो टोन्ड मिल्क ले। टोन्ड मिल्क जिसमें से मतलब सारा क्रीम के साथ सारे हार्मोन निकल जाते हैं, या अगर पॉसिबल है तो अपनी गाय का या फ्रेश गाय का या ऑर्गेनिक मिल्क ले, उससे भी पेशेंट्स में स्पर्म काउंट में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पेस्टिसाइड्स से भरे होते हैं, तो जो भी आप लोग घर में खाना यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां, आटा, इसको प्रॉपरली धो लें ताकि इसमें जो भी पेस्टिसाइड्स है वो जो है निकल जाए। एक और थ्योरी है माइक्रो प्लास्टिक्स की, वो कहते हैं कि जो हम ये फ्रूट वेजिटेबल्स को प्लास्टिक के बर्तनों में स्टोर करते हैं, ये प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक्स है वो हमारे खाने में जाके स्पर्म काउंट को हार्म करते हैं। तो कोशिश कीजिए फ्रूट वेजिटेबल्स को फ्रेश खरीदिए, फ्रेश यूज़ कीजिए, धो के इमीडिएटली कंज्यूम कीजिए, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खाने को स्टोर ना कीजिए, फ्रेश खाइए, उससे आपको स्पर्म काउंट में काफ़ी फ़र्क आएगा। नॉन वेज फूड, कई लोग पूछते हैं कि सर हम नॉन वेज खा सकते हैं। नॉन वेज ज़रूर खा सकते हैं, पर नॉन वेज में कौन सा नॉन वेज? आपको फिश अलाउड है, एग्स अलाउड है, चिकन अलाउड है। आप रेड मीट मतलब जो लाल मांस है, लाल मांस मतलब जो बीफ है और मटन है, ये नहीं उपयोग करेंगे, क्योंकि रेड मीट का डायरेक्ट डिटरमेंटल इफेक्ट होता है स्पर्म काउंट पे। और दूसरा जो ये ऑर्गन मीट्स होते हैं, ऑर्गन मीट जैसे कई बार कलेजी और लिवर और किडनीज लोगों को खाना पसंद है, ये भी आप कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। सिर्फ चिकन, एग्स या फिश, वो भी कम तेल में बना हुआ, कम मसाले से बना हुआ, ये आप यूज़ करेंगे तो आपको स्पर्म काउंट में फ़र्क दिखेगा। और सबसे आखिर में मोबाइल फ़ोन, रेडिएशन एक्सपोजर, मोबाइल फ़ोन एक्सपोजर एक स्पर्म काउंट लो करने का एक अनडायग्नोज्ड केस है। कोशिश कीजिए कि मोबाइल फ़ोन को नीचे की जेब में ना रख के पॉकेट की जेब में रखिए, या मोबाइल फ़ोन को जनरली यूज़ करने के टेबल पे रखिए। जितना मोबाइल फ़ोन को टेस्टिस के पास रखेंगे उतना ही मोबाइल फ़ोन से आपको डैमेज हो सकता है। तो अगर आप मेरे पास इलाज करा रहे हैं स्पर्म काउंट का, तो ये सारे प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो
पिता नहीं बन पाना और सेक्स नहीं कर पाना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। आप सेक्स कर सकते हैं, आप हो सकता है सेक्स में बहुत अच्छे हैं, आप दोनों पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका जो भोजन है वो गलत है। आप स्मोकिंग करते हैं, आप जो है अल्कोहल लेते हैं, आपका जो है प्रॉपर ध्यान नहीं है आपके डाइट पे, आपके एक्सरसाइज़ नहीं है, तो आपका स्पर्म काउंट नहीं बढ़ने वाला। तो यहाँ मैं आपको कुछ टारगेटेड चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जिससे स्पर्म काउंट क्षमता बढ़ता है। हमने हज़ारों लोगों का बढ़ाया है। तो क्या हम जो बात कर रहे हैं कि 12 से 8 में जो है हमें लेना है भोजन। गन्ने का रस कैंगन पानी में मिला के लेने से स्पर्म काउंट बढ़ता है, तो गन्ने का रस जितना लिया उतना ही उसमें कैंगन पानी ऐड करके ले लिया। मैंने हमेशा बताया कैंगन पानी एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टर है, किसी भी चीज़ को हाइट दे देता है, किसी भी चीज़ को पहुँचा देता है। तो गन्ने का रस अगर कैंगन पानी के साथ मिला के लिया जाए तो तेज़ी से स्पर्म काउंट बढ़ता है। उसके बाद में और बहुत सारे कुछ सुपर फूड्स देखिए जिसमें भी विटामिन ई हो ना, विटामिन ई की कमी से जो है स्पर्म काउंट जो है नहीं बढ़ेगा। अगर विटामिन ई की कमी है तो विटामिन ई जो है हमें किसमें मिलता है? धनिया पत्ती में। तो धनिया पत्ती की ये डंडी, धनिया पत्ती की ये जड़, ये तीनों चीज़ें हमारे काम की हैं। जड़ को जो है 3-4 बार साफ़ करना पड़ता है पानी में, उसको थोड़ा-सा चाकू से छीलना भी पड़ता है ताकि इसके ऊपर जो मट्टी लगी है वो चली जाए। तो ये जो है महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी है इसकी जड़, पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये विटामिन ई जो है, ये जो डंडी जो है, ये डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किसी को डायबिटीज़ के कारण किसी का स्पर्म काउंट लो हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है या वो संभोग का सुख ले नहीं पा रहा है, तो ये जो धनिया पत्ते की जो डंडी है, जड़ और पत्ती के बीच का जो ये ग्रीन पोर्शन है, जिसको हम स्टेम कहते हैं अंग्रेजी में, ये जो है बहुत उपयोगी है डायबिटीज़ में। इससे मतलब कहते हैं डायबिटीज़ का काल इसको कहा जाता है। सो हम कहते हैं पूरा धनिया पत्ता जो है वो ही लोडेड है ना? अगर धनिया पत्ता इसमें विटामिन ई है, इसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाएँ। सो धनिया पत्ता कंप्लीट जड़ों को भी साफ करके जड़ ये वो इसका कंप्लीट जूस जो है बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जड़ों को फेंक दें। प्रेगनेंसी में कंसीव करने में जड़ों का बहुत बड़ा रोल है। हम इसको काट के फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसका सूप भी बनाया जा सकता है। पानी में इसको उबाल लें और जब पानी आधा रह जाए तब हम जड़ों को फेंक दें, उसको पी जाएँ। इसका पाउडर भी बनाया जा सकता है, इसको हम सुखा दें और जो है इसको फिर मिक्सर में पीस के रख लें। सो अनेक प्रकार से जड़ों का उपयोग होता है, जड़ों को फेंके ना, जड़ों को 2 से 3 बार धोएँ और उसके बाद उसको चाकू से छील लें और जो है छीलने के बाद आप जो है इसका उपयोग करें। सो धनिया पत्ता, धनिया पत्ते की जड़ दोनों को ही लेना है, हस्बैंड वाइफ दोनों को धनिया पत्ता कंप्लीट लेना है। धनिया पत्ता, उसकी इस डंडी, उसका जड़, ये जो है मेल और फीमेल दोनों को इसका सेवन करना है। बहुत ड्रास्टिकली चेंज आता है, ड्रास्टिकली इफ़ेक्ट आते हैं। कल तो हम महिलाओं की बात करेंगे तो और हम इन चीज़ों को डिटेल में लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आज हमने मेल मेल जेंट्स का पोर्शन कवर किया है। तो धनिया पत्ते को दोस्तों हल्के में मत लीजिएगा। 50 ग्राम धनिया पत्ता अगर आपकी बॉडी में चला जाता है, तो ये अद्भुत रिज़ल्ट देता है। विटामिन ई से लबालब है ये और विटामिन ई से लबालब होने के कारण ये पूरी बॉडी को ठीक करता है, आपके स्पर्म का काउंट भी बढ़ाता है। जहाँ भी ब्लॉकेज है वहाँ पर ये जाता है, उन ब्लॉकेज को खत्म करता है। इमली पानी जो है वो ब्लॉकेज को खत्म करेगी, सूजन को खत्म करेगी, कोलेस्ट्रॉल और जो अतिरिक्त चर्बी है उस पे काम करेगा इमली पानी 11.5 पीएच वाला। और धनिया पत्ते का जो हमारा जो जूस है ये आपकी पूरी बॉडी, आपका स्किन, आपके बाल, आपका हेयर, आपकी आँखें, आपका डायबिटीज़, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब पे ये इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। इसकी पत्ती, जड़ और इसका डंडी, ये तीनों चीज़ें जो हैं अगर हमने हमारे लाइफ में उतार ली, तो आप यकीन मानिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैंगन वाटर में हम ये सब कर रहे हैं, तो 30 से 40 दिन की बात है। कोई आज अपना स्पर्म काउंट चेक करा सकता है और 1 महीने बाद चेक करा सकता है। उसके रिज़ल्ट्स अद्भुत और चौंकाने वाले होंगे। सेकंड जो चीज़ हम देखते हैं कि खजूर, इसमें सारे विटामिन्स हैं। खजूर का सूखा हुआ फॉर्म भी इधर दिया गया है, जिसको हम हमारे एमपी में तो खारक बोलते हैं। सो इसकी कतरन भी बाज़ार में मिलती है, तो हर 2 घंटे में जो है महिला और पुरुष इसका सेवन करें या फिर जो है खजूर अगर आपके पास है, तो भोजन में 3 से 4 खजूर जो है आप लें 2 बार, तो इसमें विटामिन ए, बी, सी, के सारे आपको मिल जाएँगे। इसमें आपको आयरन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, जो एक गर्भाशय की ज़रूरत है, जो आपकी बॉडी में जिससे जो विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, जिससे स्पर्म बनते हैं, उसकी वो सारी पूर्ति 4 से 5 खजूर अगर आपने ले लिए, अल्टरनेट डे भी ले लिए या फिर इस प्रकार की ये कतरन आप जो है कभी 2-3 बार आपने चबा के खा ली, आपका काम इससे हो जाएगा। सारे विटामिन, मिनरल्स जो आपको चाहिए वो इससे मिल थर्ड जो चीज़ है गेहूँ के ज्वारे का पाउडर जो यूज़ करता हूँ, जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, पतंजलि भी यूज़ कर सकते हैं जैसा है। तो ये जो ये पाउडर है, ये अगर सुबह खाली पेट लिया जाए, मतलब जैसे आपने इमली का पानी ले लिया और उसके 1 घंटे बाद ये ले लिया, है ना? या ये ले लिया, इसके 1 घंटे बाद इमली का पानी ले लिया, कैसे भी कर सकते हैं। बस इसका प्रोटोकॉल ये है कि इसको 3 ग्राम काँच के बर्तन में आप लीजिए, इसमें कैंगन वाटर डालिए 9.5 और इसको आप पी जाइए क्योंकि इसके अंदर सारे वो अमीनो एसिड्स हैं। जब भी आपको स्पर्म बढ़ाना है, आपको अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ेगी और अमीनो एसिड इसमें जो है सारे हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स
जो है सारे के सारे इसके अंदर लोडेड है। इसके अंदर जिंक है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इसके अंदर 92 पोषक तत्व हैं दोस्तों। तो ये कम से कम आप दिन में 2 बार लें, सुबह शाम, तो आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी आपको कंसीव होने में ये बहुत काम करेगा, लेडीज जेंट्स दोनों में। तो ये गेहूं के ज्वारे का जो पाउडर है, ये मैं इस कंपनी का लेता हूँ क्योंकि ये 27-28 देशों में एक्सपोर्ट करती है। आप किसी का भी ले सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। पर ये जो है मैंने इसको 5 साल लिया है, मुझे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा है। तो मैं इसका, ये गिरमेस कंपनी का है। ये कंपनी कहीं इसका इसका प्लांट भी कहीं शायद सोलापुर में है, वहीं कहीं ये लोग ग्रो करते हैं इसको। तो इसका सेवन आपको आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा देगा, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक कर देगा, आपकी जो लिंग जो हस्तमैथुन करने के कारण टेढ़ा-मेढ़ा हो गया उसको ठीक कर देगा, उसको स्पॉन्जी नरम बना देगा। ये सारे काम ये व्हीट ग्रास आपके कर देगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं जो सारे अमीनो एसिड्स हैं जो ये आपको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए जो नेसेसरी हैं, वो सारे अमीनो एसिड्स के अंदर मौजूद हैं। अगली बात हम आते हैं पोलन। ये पोलन जानते हैं, ये मधुमक्खी जब भी फूलों पर बैठती है तो फूलों के पराग में से वो शहद निकालती है, और जो है उसी के साथ उसके पैरों में भी ये पोलन चिपक जाता है, जिसको फूलों की डस्ट भी कहा जाता है, फूलों की धूल भी कहा जाता है। तो ये शहद के अंदर मिक्स होता है, इसको बड़ी प्रक्रिया से निकालना पड़ता है। तो ये फोटो मैंने दिया है जो है, पर ये जो किसान इसको उगाते हैं, ये विदेशों में बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसका व्यापार करती हैं, इस पोलन का। और ये जो पोलन जो होता है, ये जो है प्रोटीन नॉन-वेज से जो है 10,000 गुना पावरफुल है। अगर आपने 2 चम्मच इसको, एक्चुअली एक मट्टी की तरह इसका स्वाद आता है, मतलब मट्टी में अगर शक्कर डाल दो तो जैसा स्वाद आएगा, वैसा स्वाद इस पोलन का आता है। और ये जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मेरे घर पे मिलने आते हैं, उन्होंने मेरे घर पे देखा भी है पोलन। तो भारत में जो है कुछ किसान इस प्रकार इसका उत्पादन करते हैं, काफ़ी सस्ता मिल जाता है। तो विदेशों में तो ये करीब-करीब 1,60,000 रुपए किलो के आसपास से इसको बेचा जाता है। लेकिन हमारे भारत में जो है, ये हमें 1500, 2000, 2500 रुपए में ये 1 किलो मिल जाता है। तो ये आपको स्पर्म काउंट को ठीक करेगा, आपके जो है गर्भाशय को ठीक करेगा, कंसीव करने के चांसेस को 1000 गुना बढ़ा देगा। तो इसको हल्के में मत लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किसी भी प्रकार के नॉनवेज पे बहुत भारी है ये। अगर इसका 2 चम्मच भी हमारी बॉडी में चला गया, तो ये बच्चों के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये। बच्चों को उनका ब्रेन ठीक करना है, उनका हाइट बढ़ाना है, उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है, उनका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, सफ़ेद-सफ़ेद पड़ गए हैं बच्चे, तो उनके लिए भी है पोलन। लेकिन बेसिकली ये पोलन जो है, इसको प्लांट की आप फूल की डस्ट समझ लो, जो है प्लांट प्रोटीन की जो बात होती है, प्लांट प्रोटीन है ये, जो मधुमक्खी के द्वारा आया गया। इसको मधुमक्खी का झूठा भी कहा जाता है। तो मधुमक्खी शहद के अंदर इसको डालती है, इसको बड़े प्रोसेस से इसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो है, ये सिर्फ फोटो दिया हुआ है सुपर बी पोलन का, लेकिन जो किसान इसको बनाते हैं, उनका भी मैंने वीडियो इसमें डाला हुआ है। थोड़ा सा मैं प्रेस करूंगा, ये बिल्कुल इसका पाउडर हो चुका है। अच्छा। और इसको, ये गीला है इसीलिए पाउडर हो गया है, और इसको सुखाना होता है। और इसकी कीमत अगर कोई जानना चाहे? हाँ जी, इसकी कीमत अगर कोई जानना चाहे तो 1500 रुपए पर किलो के हिसाब से हम बेचते हैं। इसमें शुगर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये ज्वाइंट पेन के लिए बेनिफिशियल है। और जैसे कि कोई आदमियों की, पुरुषों तो कोई मर्दाना ताकत के लिए बहुत बढ़िया है, लेडीज प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा। आज हम आपको इतने दमदार प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे कि जिसके 1 चम्मच की ताकत भी बहुत ज्यादा है। और हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं, सतीश जी, जो कि आपको दिखाएंगे कि नेचुरल प्रोसेस इस प्रोडक्ट का सुखाने का क्या है। आप देख पा रहे हैं, एक बंद कमरे में यहाँ पर पंखा चलाया हुआ है और उसके नीचे इस प्रोडक्ट को सुखाया जा रहा है। क्या यह प्रोडक्ट है, क्या क्या इसके फायदे हैं, कैसे मंगवा सकते हैं, और बहुत लाभकारी आपके लिए प्रोडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बी पोलन प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। इसके क्या क्या फायदे हैं, हर कोई व्यक्ति ले सकता है, स्टेमिना में भी ये काम करता है, शुगर के पेशेंट इसे ले सकते हैं, और भी बहुत सारी मर्दाना ताकतों के अंदर इसे ले सकते हैं। तो इसके क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से ले सकते हैं, कैसे मंगा सकते हैं। किसान भाई के डायरेक्ट घर पे पहुंचे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चादर के ऊपर सुखाया जा रहा है। इसका क्या प्रोसेस है, ऐसे नेचुरल प्रोसेस से क्यों सुखाया जा रहा है, वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। सर नमस्कार, सबसे पहले तो सर ये बताइए, प्रोडक्ट क्या है जो आपने यहाँ पर बेड पे सुखा रखा है? मनोज जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये सर बी पोलन होता है। बी पोलन पराग मधुमक्खियां इकट्ठा करके लेके आती हैं। जैसे आप देख भी रहे होंगे, इसमें एक आध मधुमक्खी वगैरह ही पड़ी है। ये देखिए, जैसे मक्खी वगैरह पड़ी है, ये मक्खियां इसको लेके आती हैं। और जब ये लेके आती हैं तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर घुस जाती हैं, जिसकी वजह से ये मर भी जाती हैं। ये बी पोलन है। बी पोलन को आप इसको बहुत सबसे ज्यादा प्रोटीन और विटामिन, एक ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर होती हैं। आप इसके अंदर
इसको सुबह शाम यूज कर सकते हैं। क्या क्या फायदे हैं सर इसके अगर कोई इस्तेमाल करता है हाँ तो? जी, इसको देखिए, हम वैसे तो एक सिंपल किसान है, कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम ऑनलाइन भेजते हैं मनोज जी, और जो इसको यूजर्स हैं वो हमारे को बताते हैं। इसमें शुगर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये ज्वाइंट पेन के लिए बेनिफिशियल है। और जैसे कि कोई आदमियों की, पुरुषों तो कोई मर्दाना ताकत के लिए बहुत बढ़िया है, लेडीज प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, और इसको जो बच्चे जिम वगैरह के अंदर जाते हैं, जिम के अंदर जो प्रोटीन और विटामिन के डिब्बे दिए जाते हैं जो कि 4-4 हजार से 6-6 हजार तक पर किलो का होता है, उनके अंदर 80 से 90% बी पोलन होता है सर। स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, एथलीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। काफी रेसर हैं और जिम वाले हैं, और इसको अक्सर जो वैद्य हैं, डॉक्टर लोग हैं, जो देसी वैद्य हैं, वो हमारे से लेके जाते हैं 20-20 किलो, 15-15 किलो, वो इसको पाउडर इसका बना के सेल करते हैं। तो सर ये आप इसको ऐसे बेड पे क्यों लेटा रखा आपने, क्यों बिछा क्योंकि रखा है? सर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गीला है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल गीला है, आटे की तरह है। इसको थोड़ा सा मैं प्रेस करूंगा, ये बिल्कुल इसका पाउडर हो चुका है। अच्छा। और इसको, ये गीला है इसीलिए पाउडर हो गया है, और इसको सुखाना होता है। बिल्कुल ये मेथी दाने की तरह इतना टाइट हो जाएगा सूख सूख के, कि बिल्कुल ये दांतों से अगर आप चबाओगे तो जैसे बाजरा या चने चबते हैं, उस तरीके से ये होगा। ठीक है, तो इसको आप मशीनों के द्वारा सुखाएं तो कोई दिक्कत है? ऐसे नेचुरल प्रोसेस सुखा रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मशीनों सुखाने से इसके जितने भी विटामिन और प्रोटीन्स हैं वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। ये सिर्फ एक पाउडर बन के रह जाएगा और इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, ताकत रहेगी नहीं। हाँ जी, इसके अंदर कोई ताकत नहीं रहेगी, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको दिखाई देगा ऐसे कि ऐसे, लेकिन उसके अंदर कोई भी ताकत नहीं है। इसको हम धूप में भी नहीं सुखा सकते, क्योंकि धूप की जो लाइट की जो ज्यादा है वो, और ऊपर से डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर जम जाते हैं। क्योंकि ये धोया तो जाता नहीं है, ये ऐसे कैसे निकलता है। तो ये कितने दिन में सूखने का प्रोसेस है आपने डाला हुआ है? ये करीबन सर्दी के अंदर ये 10 से 15 दिन में सूखता जाके। 10 से सर्दी में भी आपने पंखा चला रखा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पंखा चलाना पड़ता है। और सर्दी है, आज जनवरी का महीना है, फिर भी हम इसको पंखा चलाते हैं। गर्मी में तो जल्दी सूख जाता है, लेकिन ये निकलता ही सर्दी में है। ठीक है। इसको करीबन पूरा 1 महीना लगातार पंखा इसके ऊपर चलता है। और ये बी पोलन बनता किस चीज का है सर? ये बी पोलन सर, ये जो मधुमक्खियां हैं, फूल से, लाखों फूल से इकट्ठा करके घूम घूम के अपने पाँव में झिल्ली बनी होती है मधुमक्खी की, वहां से वो लेके आती है। और ये बिल्कुल फ्लावर के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, मस्टर्ड का ज्यादा निकलता है, मस्टर्ड के, सरसों के फूल के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे इकट्ठा करके मक्खी लेके आती है। ठीक है। और कोई मंगवाना चाहे तो मिनिमम कितना ऑर्डर करना? हाँ जी, अगर कोई मंगवाना चाहे तो मिनिमम हम 1 किलो भेजते हैं, और पूरे भारतवर्ष में हम इसको ऑनलाइन सब जगह भेजते हैं। और उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा कल, क्योंकि इतनी सारी बातें हमें करना है। तो कल हम जो है गर्भाशय को भी लेंगे। गर्भाशय को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कल गर्भाशय, आईवीएफ और कैसे नेचुरली इन चीज़ों से जो है हम कर सकते हैं। तो ये जो मैंने प्रतीकात्मक बताया, आप ये सब चीज़ें कहीं से भी खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं जहाँ-जहाँ जिस-जिस से जो यूज़ करता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ कि भई मैं ये चीज़ यहाँ से लेता हूँ। क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर हम डायरेक्ट फार्मर से लेते हैं तो ये बहुत सस्ती पड़ती हैं। अगर यही चीज़ें हम बड़ी-बड़ी ब्रांड की लेने जाएँ तो ये लाखों रुपए की आती हैं, क्योंकि उनका वहाँ से शिप करना, उसके बाद बहुत सारा जो ये टैक्सेस लगते हैं, कस्टम लगता है, तो ये चीज़ें जो है महँगा पड़ जाता है। तो ये मैं इस प्रकार के किसानों के, भारत में अलग इस प्रकार के लोग जो छोटे उद्योगपतियों के संपर्क में मैं रहता हूँ, तो अब हमें अच्छी चीज़ सही दाम पर मिल जाती है, और ये बाद में जब हम इसका कंज़्यूम करते हैं तो शरीर पे फ़ायदा भी करती है। तो आज हमने बी पोलन को डिस्कस किया है, हमने आज गेहूँ के ज्वारे के पाउडर को डिस्कस किया है, हमने धनिया पत्ता डिस्कस किया है, इमली का पानी डिस्कस किया है, खजूर डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें सुपर फूड्स आज डिस्कस किए हैं। और जो है कल हम डिस्कस करेंगे कि जो है, कल हम गर्भाशय की बात करेंगे। कल हम बात करेंगे कि जो है इसमें क्यों नहीं हो पा रहा है, गर्भाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, स्त्रियों की क्या समस्या है, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आज जो ये मेल वाला जो टॉपिक था, आज हमने कंक्लूड किया कि किस प्रकार से 30% समस्याएँ महिलाओं में, 30% पुरुषों में होती हैं, और 60% टोटल समस्या गर्भाधान में आती हैं। लेकिन 40% वो एरिया है, वो ग्रे एरिया जिसको कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी, मतलब सब रिपोर्ट नॉर्मल है, उसके बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसी क्या वजह है?
सो कहीं ना कहीं अब ये सब चीजें जो सुपर फूड्स की हमने बात करी है, तो हो सकता है जो है ये सेशन जो है आपको काम आए। और इसमें कैंगन वाटर का रोल भी मैंने बताया है। 9.5 से मसाज जो लिंक की करना है उस पर भी आज बात हुई है। उसके बाद 9.5 के आइस क्यूब्स जमा के उससे अगर टेस्टिकल्स की मसाज की जा सकती है। नॉर्मल आदमी भी कर सकता है अगर उसको स्पर्म बढ़ाने हैं, उसको बच्चा अगर नहीं करना है तो बात अलग है, नहीं तो हम जो है इसकी अगर लिंक की मसाज तो डेली 9.5 से हम कर ही सकते हैं। सो जिसको सिर्फ सेक्स करना है और जो है जिसको प्रॉपर इरेक्शन चाहिए, जिसको टाइम पीरियड बढ़ाना है, वो जो है 9.5 से डेली मसाज करे और इस प्रकार के पोषक तत्वों का जो है वो समावेश करे, तो वो एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ जो है वो जी सकता है। कल हम बहुत और डीप में बात करेंगे। ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अब जो है जी टाइप कर सकते हैं और जो है आपका प्रतिक्रिया इस पे दे सकते हैं। तो 400 मित्र अभी भी बने हुए हैं मेरे ख्याल से। जो है ये पहली बार हमने प्रयास किया कि हम इस प्रकार की चीज़ों को, जो टॉपिक जो होते हैं, हम आपके सामने लेके आए और इसमें कैंगन वाटर का क्या रोल है। आज हमने इमली पानी की बात की है, 9.5 से मसाज की भी बात की है, सीता रसोई की भी यहाँ बात हुई है, खजूर की बात हुई है, व्हीट ग्रास पाउडर की बात हुई। ये सारी चीज़ें अगर हमारी बॉडी में है तो हम जो है प्रफुल्लित रहेंगे, हमारा सेक्सुअल पावर बेटर रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उस पावर से सेक्स ही करें। अगर आपके अंदर स्टेमिना है, पावर है, तो उसको जो है बिजनेस डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है, योगा में लगाया जा सकता है, रनिंग में लगाया जा सकता है, किसी उत्सव में लगाया जा सकता है। लेकिन पावर अगर है हमारे पास तो हमारे पास है कि हम उसको ऊपर की तरफ ले जाएं या नीचे की तरफ से उसको निकाल दें। तो ये हमारे ऊपर है। तो ये जो सेशन है हमारा आज, हम क्वेश्चन आंसर का भी इसमें सेशन लेंगे और जो है ओके ठीक है। तो आज हैप्पी वुमन, आज वुमेन्स डे भी है, तो महिला दिवस है। सो मेरे ख्याल से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज का। सो जितनी भी महिलाएं यहाँ हैं उनको हैप्पी वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो है आज हमने बात जेंट से चालू करी है, कल वुमन पर जाके ये एंड हुई, कल शनिवार है। और उसके बाद डॉक्टर डिंगरा जी से भी हमने बात की है। बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे और वो, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल हैं, तो कुछ चीज़ों को वो कवर करेंगे। जैसे ही उनका टाइम हमें मिलता है, मंडे या ट्यूसडे जैसा भी है, तो एक सेशन हम उनका भी रखेंगे। तब तक हम जो है हमारे बेस जो है ना उसको मजबूत करेंगे, हमारी नींव को मजबूत करेंगे, ताकि वो जो बातें जो मेडिकल टर्म्स में होने वाली हैं उनके मुख से, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें, हम एब्जॉर्ब कर सकें। तो इस सेशन से हो सकता है आपको माइलेज मिले, फायदा मिले, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो लोग शेयर नहीं करते एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं परेशान होते रहते हैं और महंगी महंगी दवाइयां लेते हैं। कोई केमिस्ट से पूछ के कुछ खा लेता है और फिर अल्टीमेटली या तो उसका ब्लड प्रेशर डैमेज होता है, वो बेहोश हो जाता है, या बीपी लो हो जाता है। और ये सारी चीजें फिर आपको फेस करना पड़ती है जब भी आप, तो बेसिक चीजों पे ध्यान देना है। 9.5 pH के पानी से हम क्या नहीं कर सकते दोस्तों, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें भिगा के सब्जियां खा सकते हैं, इसमें सुपर फूड खा सकते हैं, क्योंकि इस पानी में वो ताकत है कि ये उन चीजों के एंजाइम्स को चार्ज कर देगा, है ना। ये जो बी पोलन मैंने आपको बताया, ये अगर कैंगन वाटर के साथ लिया जाएगा तो अद्भुत रिजल्ट देगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि अच्छा प्लस अच्छा वो होगा बहुत अच्छा। सो हम बहुत अच्छे की ओर हम जा रहे हैं, ताकि हमारा जो है, हम एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकें, हेल्दी बेबी को हम ला सकें, ना कि एक डिफेक्टिव बेबी जो पैदा होते से जिसको पीलिया हो रहा है, सर्दी हो रही, खांसी हो रही, बुखार हो रहा है। तो ऐसा बेबी लाएं जो सुपर फूड से बना हो, और इसमें कैंगन वाटर आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मेरे को लगता है 8:30, 8:34 हो चुके हैं। हम क्वेश्चन आंसर के लिए एक सेशन और रखेंगे। ओवर टू यू, अगर कहीं जो है हम अब चाहें तो इस सेशन को अब क्लोज कर सकते हैं। कल फिर हम बात करेंगे। जी दादा, जी दादा। ठीक है। सो आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेना है दादा, ठीक है। ठीक है, तो बी पोलन का ऑर्डर करना है तो जो किसान जिनका मैंने बताया था, कल मैं उनसे बात करूंगा। अगर कल वो आ सकें तो वो और डिटेल में आपको समझा पाएंगे कि बी पोलन कहाँ, ये हरियाणा के हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। सतीश इनका नाम है। तो ये बेसिकली इनका शहद, अनेक अनेक प्रकार के शहद बनाते हैं, और जो है बहुत क्वालिटी वाला शहद बिना किसी केमिकल का ये जो है आपको मुहैया कराते हैं, सीधे फार्म टू कस्टमर। इस कारण से ये ओरिजिनल क्वालिटी लिए हुए होता है, सस्ता पड़ता है। और बी पोलन भी जो ये जो देते हैं, ये ओरिजिनल देते हैं, टेक्निक से बनाया हुआ होता है। सो हम इस टाइप के लोगों को इस फोरम पे जो है इनवाइट करेंगे। अगर इन लोगों के पास समय है तो ये आएंगे, अपनी बात शेयर करेंगे, पर बशर्ते ये जो चीजें खाने लायक हैं, जितनी शुद्ध मिल जाए, आपका जीवन बदल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर मिलते हैं सुबह। कल हम पूरा प्रेगनेंसी पे बात करेंगे पूरा डिटेल में।
गर्भाशय पे कैंसर को भी डिस्कस करेंगे, कैंसर 3, 7, 11 को भी कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमारा पूरा जो टॉपिक था वो स्पर्म काउंट हम कैसे बढ़ा लें और जो है घबराएं ना, इसके ऊपर था। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे था, कैसे हम नासमझी में जो है भूले करते हैं और कैसे जो है हम हमारे ऑर्गन को डैमेज कर लेते हैं। सो आज हमने शुरुआत की है, कल हम और डीप में जाएंगे और शायद मंडे ट्यूसडे 2-3 दिन और इस सेशन को लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम इस सेशन से बाहर आएंगे 2-3 दिन में, तो हम बहुत कुछ लेके बाहर आएंगे, बहुत कुछ नॉलेज, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, लाइफ को ईजी करके बाहर आएंगे हम। सो यही मेरा प्रयास है कि आपका लाइफ ईजी हो जाए, है ना। पार्किंसन के बारे में बताएं। पार्किंसन का टॉपिक ही नहीं है ये, जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, उसमें हम पार्किंसन के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन था, रमेश पटेल कह रहे हैं, रमेश पटेल जी को अनम्यूट करें। हाँ रमेश जी, खुद को अनम्यूट करिए। दादा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादा एक क्वेश्चन ये है कि मैं मेरा काम कंप्यूटर का है, जबलपुर से हूं मैं। एक्चुअल में बहुत सारे जो बच्चों वाला क्वेश्चन आपने बताया कि पढ़ने वाले बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के छोटे बच्चे हैं, ये गलती के वजह से, गलत रास्ते की वजह से गलत कदम उठाते हैं, हस्तमैथुन करते हैं। तो इसका बचने का क्या उपाय? क्योंकि उनकी मम्मियां मेरे से कंप्लेन करती है, उनके लैपटॉप में कंप्यूटर में सब सारी चीजें रात रात बस देखते हैं, मेरे को बोलते हैं भैया ब्लॉकेज कर दो, मेरा बच्चा बहुत देखता है, लत लग गई है। तो दादा इसका क्या उपाय है, बच्चे मतलब उस रास्ते से अलग हो जाएं? मतलब पूछती है उनकी मदर। एक्चुअली देखिए, सिंपल सा साइकोलॉजी है और पूरा वर्ल्ड साइकोलॉजी में वीक है। जब भी हम किसी को कोई काम करने के लिए मना करते हैं, वो ज्यादा करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस आदमी के साथ मत रहिए, इसकी संगत मत करिए, तो उल्टा आप उसके साथ ज्यादा रहोगे। मतलब जब भी आपको, क्योंकि क्या होता है कि कहते हैं ना कि आप आपके मन की ही मानोगे। तो बच्चों को अगर हम बोलते हैं कि ये जो है मत करिए ऐसा, तो वो ज्यादा करता है। पर अगर उसको इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिया जाए कि अगर तुम ये सब चीजें देख रहे हो और देखने के बाद तुम अगर इस प्रकार से हस्तमैथुन कर रहे हो, तो फ्यूचर में तुम्हें ये सामना करना पड़ सकता है। ये जो वीडियो जो मैंने आज प्ले किया है कि किस प्रकार से ब्लड को आपका लिंग सोखता है, उसको होल्ड करके रखता है, और अगर आपने हस्तमैथुन किया बार बार, उसको आपने रगड़ा और वीर्य निकाला, तो वो पूरा कड़क हो जाएगा। वो स्पंज की तरह है, अगर वो कड़क हो जाएगा तो आपको फ्यूचर में आप नपुंसक हो जाओगे। उनको इस प्रकार से कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, उनको डराया जा सकता है कि भाई अगर तुम इस प्रकार से कुछ कर रहे हो तो तुम, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई महिला आती है, तुम्हारी शादी होती है या जो भी है तुम्हारी, आजकल तो जो है सोसाइटी में ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। आजकल तो लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं, तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, बेड पे बिस्तर पे तुम कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। तो जो है फिर उस समय तुम मेडिकल पे जाओगे, दवाइयां लोगे, डॉक्टर के चक्कर काटोगे और लाखों रुपए बर्बाद कर दोगे, कुछ भी नहीं होगा। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर उनकी मम्मी उनको ये बात बताए या उनका फादर, जिससे भी वो ज्यादा फ्रेंडली है, कि भाई जो भी आप कर रहे हो, अगर आप इस रास्ते पे जा रहे हो, अगर डेली इस काम को कर रहे हो, इसको बंद करो, क्योंकि ये जो है लिंग आपका खराब हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसमें ब्लड को होल्ड करने की ताकत चली जाएगी। और सही समय पे जब आपको इसका उपयोग करना है, जो है आपकी वाइफ के साथ या आपके पार्टनर के साथ, तब ये आपके काम ही नहीं आएगा उस समय। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन उनको दी जाए, उनको अगर इस प्रकार से डराया जाए, क्योंकि ये जो है डराना तो पड़ेगा, तभी जाके जो है इस प्रकार की चीजें जो है वो बच्चे, भाई 10 को बताएंगे, 10 में से 2 नहीं मानेंगे, 8 तो मान जाएंगे। क्योंकि जब आप साइंटिफिक एविडेंस के साथ किसी बात को करते हो, अगर इसीलिए मैंने ये डॉक्टर इनका जो वीडियो चलाया, ये तो मैं मेरे मन से भी पीपीटी बना के सब आपको बता सकता था, लेकिन जो बात है वो जिसके मुंह से आना चाहिए उसी के मुंह से आना चाहिए, तब वो बात ऑथेंटिक लगती है, मजबूत लगती है। तो हमारा जो काम है वो इन्फॉर्मेशन देने का काम है, सही इन्फॉर्मेशन देने का काम है। तो सही इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों को पर क्या है, हम बात ही नहीं करते बच्चों से इन सब चीजों की, और हम क्योंकि हम बात नहीं करते, वो दोस्तों से सीखना चाहते हैं, वो इधर उधर से सीखते हैं। अगर हम हमारे बच्चों से इस प्रकार की सब बातें करें, तो वो नेचुरली हमसे ही सीखेंगे, क्योंकि हम उनके माता पिता उन्हें सही तरीके से ये सब चीज सिखा सकते हैं, ना कि उनके दोस्त या उनकी संगत उनको ये सब सिखा सकती है, क्योंकि उनका दोस्त भी उन्हीं की उम्र का है। तो वो गलत गलत रास्ते, गलत गलत मेंटर ढूंढेंगे और कहीं आगे जाके फंस जाएंगे। तो ये पेरेंट्स का फर्ज है कि उनको ये सब चीजें बताएं, उनसे ओपनली बात करें कि भैया तुम ये सब करते तो नहीं हो, और करते हो तो रुक जाओ, क्योंकि ये चीजें जो है तुम्हारे लिए आगे जाके तुम्हारा पूरा मजा खराब कर सकती हैं, तुम्हारे जीवन को नरक बना सकती है। कई बच्चे फिर आगे चल के यही लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि ये शेयर ही नहीं कर पाते इन सब चीजों को कि यार
जो है टाइटनेस चली गई है, खड़ा नहीं हो रहा है, जो है छूते से ही डिस्चार्ज हो जाता है, स्पर्श करने से ही जो स्खलन हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं जो उनको फेस करना पड़ेंगी। तो अभी जो है अभी रुक जाएं, अभी जो है डाइट को हेल्दी करें, स्मोकिंग बंद करें, बहुत सारी चीजें इन सब चीजों में है। तो क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को तो रोक नहीं सकते, अब तो इतना ज्यादा इंटरनेट पे सब चीजें हैं, यूट्यूब पे है कि बच्चा बिल्कुल बिल्कुल देखेगा, दादा। बूढ़ा देखेगा, सब लोग उस चीज को देखेंगे, लड़कियां भी देख रही हैं, लड़के भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। तो मेरे पास तो काफी इस प्रकार की सब चीजें आती रहती हैं। तो इसका एक ही तरीका है, दादा पेरेंट्स ही एजुकेट करें। हाँ दादा, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ दोस्त जो है ना, वो रेगुलर रूटीन पे आ गए हैं, सेक्स की रूटीन पे। मतलब अगर वो डेली नहीं करते तो उनका मतलब हैबिट में आ गया है। तो उनका रोकने का क्या उपाय है? कुछ कैंगन वाटर से अपना क्या करें कि उसको प्रिवेंट करें? रेगुलर हैबिट लत में आ गया है। नहीं, इसको इसको अगर लत में आ गया है तो देखिए, जो ये तो एक एज है, उसी में आदमी सेक्स करेगा। और जैसे हम लोग हुंजा वैली की भी बात करते हैं कि अगर बॉडी अल्कलाइन है, बॉडी फिट है, तो इंसान कितनी बार भी इस काम को कर सकता है। लेकिन बात ये है कि अब ये टॉपिक एक्चुअली अब डाइवर्ट होकर ब्रह्मचर्य पे जा रहा है। तो वो जो एनर्जी है, उसके दो तरीके हैं, या तो उसको ऊपर की तरफ ध्यान और योग के माध्यम से जो है उठाया जाए, ताकि जो है मजबूत बने, मेंटली भी बने और शारीरिक रूप से भी बने। और अगर आप उसको निकालते रहेंगे तो आप जो है पिचक जाएँगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से बनता है। और अगर आप डेली इसको बेजबरन निकाल रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका चेहरा बताएगा, गाल अंदर चले जाएँगे, आपकी मसल्स जो हैं वो आप देखेंगे कि आप दुबले-पतले मरियल हो जाएँगे, आलसी हो जाएँगे, लेज़ी हो जाएँगे, क्योंकि ये जो ताकत है, ये एक ही एनर्जी सभी के पास है, वो है सेक्स एनर्जी। और सेक्स एनर्जी के अलावा दूसरी कोई एनर्जी नहीं है। तो इसी एनर्जी को रूपांतरित किया जाता है ना? कोई आदमी ड्राइवर है तो वो ड्राइवर ड्राइविंग करेगा, कोई आदमी सिंगिंग है तो वो सिंग करेगा, कोई आदमी स्विमिंग करेगा तो स्विमिंग करेगा, कोई धावक है वो दौड़ेगा, कोई टीचर है तो वो जो है टीच करेगा। तो एक ही एनर्जी है जिसको हम लोग अलग-अलग तरीके से यूज़ करते हैं, वो सेक्स एनर्जी है। सो अगर आप इस एनर्जी को डेली निकाले जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप वीक, डल, लेज़ी हो जाएँगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। सो ये इस चीज़ का जो है वास्तव में इन सब चीज़ों का बड़ा अभाव है। और आचार्य रजनीश ने इस पे बहुत बातें करी हैं, और वो बातें करी और वो उस समय जो बातें करी वो आज प्रासंगिक है, उस समय कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन वो जो बातें हैं कि हम इस सनातन में भी सब ये बातें बड़ी डिटेल में बताई गई हैं, कहीं कुछ छुपाया नहीं गया है कि ब्रह्मचर्य जो है, अगर आप इस उम्र में भी अगर 1 साल अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सेक्स नहीं करते, तो आप 1 साल बाद आपका स्टेमिना, आपका परफॉर्मेंस, आपका हर चीज़ देख सकते हैं। मतलब मैंने तो ये साक्षात देखा है कि इसका ब्रह्मचर्य की कोई उम्र नहीं होती। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, ईश्वर जैसा आचरण, ईश्वर कैसा आचरण करता है। तो इसको शादीशुदा लोग भी जो है इसको देख सकते हैं, जो है अपनी सेक्स, ये जो वीर्य है इसको रोक के इसकी ताकत को 6 महीने के अंदर ही देखा जा सकता है। 6 महीने भी बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 2 महीने भी अगर आप सेक्स नहीं करते तो आपकी ताकत, आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मतलब ये बिल्कुल करेक्ट फोरम है इन सब बातों को इसको करने के लिए। सो इस एनर्जी से क्या नहीं किया जा सकता, मतलब सब कुछ किया जा सकता है, बशर्ते हम इस एनर्जी को सही तरीके से यूज करना सीख लें। क्योंकि एक ही एनर्जी है, दैट इज सेक्स एनर्जी, और वो सभी के अंदर एक ही है। उसको कोई कैसे यूज कर रहा है, कोई कैसे यूज कर रहा है, कोई परमात्मा को पा रहा है, कोई पुत्र पैदा कर रहा है, बस इतना ही फर्क है कि अपने अपने हिसाब से लोग इस एनर्जी को यूज कर रहे हैं। क्योंकि संसार में दूसरी कोई एनर्जी है ही नहीं, हम सब इसी एनर्जी की उत्पत्ति हैं। ठीक है सर, जी दादा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। थैंक यू वेरी मच। तो हम इस सेशन को अब एंड करते हैं, और फिर कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जी दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा। थैंक यू। ममता भाभी भी हम मौजूद हैं। हैप्पी वुमेन्स डे की भाभी आपको ढेरों बधाइयाँ। और अनिल जी थैंक यू। अरे अनिल जी भी थे, मुझे दिखाई नहीं, तो इसका आंसर अनिल जी मुझसे बेहतर दे सकते थे। हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं, जो ओशो कम्यून और ओशो की विधाओं से और दोनों हस्बैंड वाइफ ये वाकिफ हैं, ध्यान में जो है लिप्त हैं। सो एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। और मुझे लगता है इसका आंसर शायद अनिल जी को देना था तो और ज़्यादा अच्छा देते हो, या ममता भाभी देती इसको। लेकिन एनीवे, कल भी ये लोग हमारे साथ बने रहेंगे। तो कल हम बात करेंगे और गहरा गर्भाशय पे बात करेंगे, और गर्भाशय के अलावा कल सेक्स पे भी बात होगी, हम कामसूत्र पे भी बात करेंगे। धीरे-धीरे हम एक-एक चैप्टर को खोलते जाएँगे कि कहाँ कैसे हम जो है कहाँ तकलीफ़ें आ रही हैं। जो 40% जो अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी है उसकी वजह क्या है? हमने डॉक्टर्स के
बात करके, डॉक्टर्स की सुन के कहीं उसको यंत्रवत तो नहीं बना दिया है उस क्रिया को। उस क्रिया में कोई जान है कि नहीं, कि सेक्स भी हमारा बेजान है। इन सब चीजों पर कल परसों नरसों डिस्कशन होगा। संडे तो हॉलीडे होता है, तो सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे शायद ये 2-3 दिन इस टॉपिक को चलाना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं कुछ सही निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल।